जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। बस ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड वीडियो एज वेल। सो स्टार्टिंग इन जस्ट अ मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सॉरी फॉर द लेट स्टार्ट जी। एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। आई वाज कमिंग बैक, so I just reached few minutes ago, so that's why you people had to wait. So let's start ji. Today is our demo class for English essay and Pressy session for the September batch। ठीक है। सितंबर बैच के हवाले से जी हमारी आज ये डेमो क्लास है इंग्लिश एसे और प्रेसी की। और जी ये ट्राई टू अवॉइड not so much important messages in the chat. Kindly focus on what purpose we are here. Otherwise, those who are just doing these things will be removed from the session. सो इंग्लिश एसे और प्रेसी के हवाले से जी हमारी सितंबर बैच की क्लास है। ये डेमो क्लास है। हमारा ये सेशन जो है स्टार्ट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, 3 of our students have qualified the written exam of 2025। और उसके अलावा ये है कि हमारे 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका इंग्लिश ऐसे जो है वो पास है। दो उनके बाकी सब्जेक्ट्स इस्लामियात वगैरह में कुछ जो है वो फेलियर हुआ है। बट एज फार एज इंग्लिश ऐसे इज कंसर्न्ड, सो दे आर पास। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स। और हमने ये जो सेटअप है ये साल से 1.5 साल हुआ है जो हमने स्टार्ट किया है। जून 2023 से जो है वो हमने इसको स्टार्ट किया था। आई वुड स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन जी। माय नेम इज काशिफ जहूर एंड आई हैव बीन एलोकेटेड टू FBR Inland Revenue Service as Assistant Commissioner, and I have got 79th position in CSS 2023। ठीक है। दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। IMG 2 times ऐसे क्वालिफायर CSS क्वालिफायर 2021 2023 में। और बोथ टाइम्स ऑब्वियसली जब CSS क्लियर है तो ऐसे भी क्लियर होना है। सो आई हैव रिटन मोर देन 50 essays ड्यूरिंग माई होल CSS जर्नी। ये जो आप मॉक एग्जाम्स देते हैं ओवरऑल एज योर प्रैक्टिस टेस्ट, सो उसके हवाले से आई हैव रिटन मोर देन 50 essays। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव जी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन ऑल दिस सिनेरियो के एग्जामिनर की क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह ओवर स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड एक्सीलेंट। हार्डली मेरा ख्याल में कोई हमारे 10 से 11 स्टूडेंट्स जो हैं वो गए थे
और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोग ऐसे हैं जिनका इंग्लिश ऐसे क्लियर है। एज आई टोल्ड यू पीपल कि 3 आर द वंस जिन्होंने रिटर्न क्लियर किया है, और 4 आर द वंस जो रिटर्न तो क्लियर नहीं कर सके, बट उनका जो है इंग्लिश एसे का जो सब्जेक्ट है वो क्लियर है। सो दैट्स बिकॉज के हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो ज़रा डिफरेंट है दूसरों से। दूसरों से डिफरेंट इन द सेंस के माई स्टाइल इज नॉट लाइक कि आई विल कम, आई विल डिलीवर अ लेक्चर एंड देन आई विल गो, और उसके बाद आप जाने आपका काम जाने। नो, यहाँ जो चीज़ें हैं वो प्योरली जो है वो स्कूल टाइप जो है जी वो लेकर जाया जाता है। ठीक है, सिंस माई एकेडमिक बैकग्राउंड इज आल्सो इन द सिमिलर वे। ठीक है, जिस तरह उस्ताद स्कूलों में आपको जो है ना वो पकड़ पकड़ के जो है वो चीज़ें कराते थे। टू लेट यू पीपल नो, आई एम द थर्ड पोजीशन होल्डर इन मुल्तान बोर्ड एज वेल इन मैट्रिकुलेशन। सो उसी हिसाब से जो है वो हमने इसको, इस कोर्स को जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है कि ज़्यादा ईज अगर हम स्टूडेंट को देंगे तो वो काम नहीं करते। सो इसमें जो है वो हम आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस और वो ज़बरदस्ती करानी होती है। इफ़ यू पीपल आर नॉट प्रैक्टिसिंग तो आपसे जो है वो कहा जाता है। उसके हवाले से सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। फर्दर ये है कि सीएसएस क्या है, उसके अलावा ये जो रिफॉर्म्स आ रही हैं इनका क्या सिनेरियो है। फर्दर मोर के हमारा सेशन हम किस तरह से जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो तैयारी कराते हैं। क्या सिर्फ इंग्लिश एसे की है? नो, बोथ इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश प्रेसी। फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश एसे, देन आई विल मूव टू इंग्लिश प्रेसी एज वेल, कि हमने उसको जो है वो कैसे करना है। Since I have told you people that I have written more than 50 essays that I will share with you people, आप में से जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे, और उसमें से ये है कि उसमें मैं आपको अपनी टेक्निक और सारा कुछ जो है चीज़ें जिस तरह मैं फॉलो करता था वो आप लोगों को बताई जाएंगी। ओवर द years, like it's not a small journey, I started CSS preparation in 2019, 2019 की बात कर रहा हूँ, और 20, 21 और 23 की मेरी अटेम्प्ट्स हैं। सो ये 4-5 साल का ये जो है जी टाइम बचता है, बनता है। सो द एक्सपीरियंस दैट आई हैव गॉट, मैं उसको बड़े सिंसियरली जो है वो अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। एंड दैट इज द रीजन आप हमारा रोड टू सीएसएस विद काशिफ जहूर का पेज देख सकते हैं। स्टूडेंट से हम फीडबैक लेते हैं एट द एंड ऑफ एवरी सेशन कि उनका क्या है। अनलाइक अदर एकेडमीज ये नहीं है कि अच्छे वाला लगा दिया बुरे वाला, टू द पॉइंट जो है वो हम फीडबैक स्टूडेंट्स के लगाते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो आने वालों के लिए। आई हैव डिवेलप्ड द स्पेशलिटी इन थीम्स। अक्सर बच्चों का सवाल होता है कि सर क्या आप हमें टॉपिक्स के नोट्स देंगे? आपको टॉपिक के नोट्स क्या, आपको टॉपिक्स जो है वो मैं खुद कवर कराता हूँ यहाँ पे इस ऐसे के सेशन में। और वो आम टीचर्स की तरह नहीं होते, बल्कि इन द सेंस लाइक जिस तरह आप करंट अफेयर का कोई टॉपिक कर रहे होते हैं ना, तो हम उसको उसी तरह, उसी डिटेल में, उसी सिनेरियो में, उसी स्पिरिट के साथ जो है वो करते हैं। स्पेशल फोकस इज गिवन ऑन द स्ट्रक्चर। अभी जो है वो आप लोग देखेंगे, अभी जैसे लेक्चर जो है वो प्रोसीड करता है, यू विल सी द डिफरेंस। और आपकी बहुत सारी जो मिथ्स हैं इंग्लिश ऐसे के हवाले से वो क्लियर होंगी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट माई टीचिंग स्टाइल इज, मतलब अपने आप पे वो नहीं करना चाहिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई विल टीच यू ऐसे इन अ मैथमेटिकल वे। मेरा ऐसे पढ़ाने का तरीका जो है वो कोई लिटरेचर टाइप नहीं होगा। इट वुड बी वेरी सिंपल, वेरी इजी, देसी स्टाइल। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड। हमारा मकसद है ऐसे को पास करना, दैट्स इट। क्योंकि देयर आर मैनी पीपल हु क्लेम, जो आपके, आप लोग देखते होंगे, हम लोग भी देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इस तरह प्रिटेंड करते हैं अनफॉर्चुनेटली कि शायद वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं कि उन्होंने सीएसएस क्लियर किया है। दैट्स नॉट ट्रू। सीएसएस इज वेरी सिंपल एग्जाम, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, बाकी नो डिफरेंस। जो पास होने वाला है उसको भी नहीं पता, जो फेल होने वाला है उसको भी नहीं पता। आई विल बी मोर देन फ्रैंक विद यू पीपल, और मैं आपको सीधी और सच्ची बातें बताऊंगा, रिगार्डलेस जो चीज़ें आप सुनते हैं यूट्यूब की रील्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, वो सिर्फ ये होता है कि अपने आप को जो है वो थोड़ा सा जो लोग प्रिटेंड करते हैं जस्ट टू हैव सम फॉलोअर्स एंड जस्ट टू हैव सम फेम। सो ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग्स। जहां भी जाएं, ट्राई टू गो टू द जेन्युइन पीपल। ठीक है, मेंटोरशिप जहां से भी लेनी है, ट्राई टू गो फॉर द जेन्युइन मेंटोरशिप। ये इन चीजों पे हम काम करेंगे, अभी हम फर्दर देखते हैं इसको। हमारा जो एसए है जी, एसए और प्रेसी का ये जो सेशन है,
इट इज 1 मंथ ड्यूरेशन, 1 महीने का सेशन होता है। एंड मार्क माई वर्ड्स, इट डज नॉट मीन कि 1 महीने बाद हम आपको भूल जाते हैं। हमें अगर ऐसा लगता है कि कोई स्टूडेंट वीक है, तो वो नेक्स्ट सेशंस भी कंटिन्यू कर सकता है या कर सकती है बगैर कोई फी पे किए। फीस आप एक ही दफा पे करते हैं। यू आर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल एग्जाम्स एंड वी ओ यू पीपल। इसमें तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल जेन्युइन बातें होंगी। ठीक है। क्लास टाइमिंग्स जी हमारी क्या है? मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है शाम 7 से 8:30 बजे तक। ये हमने 8:30 7 बजे क्यों किया है? पहले 6 बजे था, क्योंकि ज़रा गर्मियों की वजह से जो है वो लोग कहते थे कि सर ज़रा थोड़ा सा लेट कर लें आफ्टर मगरिब, तो हमारे लिए आसानी होगी। सो 7 PM to 8:30 PM जो है वो हमारी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। रेगुलर क्लास होती है। इसमें इंग्लिश एसए भी कवर कराया जाता है, इंग्लिश प्रेसी भी कवर कराया जाता है। और इसकी जो फीस है जी, वो 7,000 फीस है। आई हैव सीन अकेडमीज, बल्कि मैंने खुद भी पे की हैं। 40,000 50,000 जो है वो अकेडमीज जो है वो चार्ज कर रही हैं। एंड बिलीव मी, दे डू नथिंग। 2 जगह तो मैं गया था, 4-5 दिन बाद जो है वो मैं वापस आ गया था। लाइक ऊंची दुकान, फीका पकवान वाला काम होता है, बड़े बड़े नाम होते हैं। बट वंस यू गो देयर, आप फीस पे करके जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जाते हैं, यू रियलाइज के ये तो कुछ भी नहीं करा रहे। वो रोटी रटाई बात आते हैं, वाइट बोर्ड पे लिखते हैं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सो यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, कंसीडरिंग ऑल द और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स बैकग्राउंड। ठीक है जी। जी एग्जैक्टली। ये तमाम पूरी क्लास जो है ये होगी इंग्लिश एसए की भी और प्रेसी की भी, प्रेसी कवर कराई जाएगी। ठीक है। उसके अलावा ये है कि आपको हमारे साथ कॉम्प्रिहेंशन कवर कराया जाएगा, ट्रांसलेशन कवर कराया जाएगा। जी उमेर, थैंक यू। सो हमारी जो फीस है, इट्स 7,000 एंड इट्स क्वाइट जेन्युइन। मतलब ये नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को कोई एक्सप्लॉयटेशन का हमारा इरादा नहीं है। यू विल सी द एफर्ट्स। ठीक है। आप हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स के फीडबैक भी सुन सकते हैं। और मोर देन द फी यू पे, अल्हम्दुलिल्लाह एफर्ट उसमें पुट की जाती है। और सबसे जो बेस्ट चीज़ है, एंड दिस थिंग यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर, डेली प्रैक्टिस होती है जी यहाँ पे, और डेली इवेलुएशन, मतलब डेली चेकिंग होती है। और हमने चेकिंग के लिए कोई लड़का या लड़की नहीं रखी हुई। चेकिंग मैं खुद करता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स का मुतालबा होता है कि सर हमारा पेपर जो है ना वो आपने चेक करना है। सो उसका एक फायदा मुझे भी है कि जब मैं पेपर खुद चेक करूंगा, तो आई विल नो कि मेरा कौन सा स्टूडेंट या मेरी कौन सी स्टूडेंट कहाँ रिलाई कर रहे हैं। मतलब मैंने उनको कितना जो है वो किस पेस के साथ लेकर जाना है, किन चीज़ों पे काम करना है। सो ये डेली चेक हो रहा होता है। अभी आपको मैं इसकी एविडेंस भी जो है वो दिखाता हूँ। सो दीज आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ अवर बैच। यू विल नॉट सी दीज थिंग्स एनीवेयर। आई हैव सीन academies they are charging 40,000 45,000 on the name of essay. एंड व्हाट दे डू, नथिंग। यू गो देयर, 3-4 क्लासेस के बाद आपको भूल जाते हैं कि हु यू आर। उसके बाद आप खुद भी नहीं जाते, बिकॉज मोटिवेशन जो है वो लूज हो जाती है। बट यू विल नॉट फाइंड सच थिंग्स हेयर। इधर अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको फौरन मेरी तरफ से मैसेज आएगा जी जब असाइनमेंट्स चेक हो रही होती हैं। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि बैच के मैं सारे स्टूडेंट्स के नाम देख के उनकी असाइनमेंट्स जो है वो चेक कर रहा होता हूँ। जिसकी नहीं होती उसको फौरन मैसेज आता है जी आपकी असाइनमेंट नहीं आई, व्हाट्स द प्रॉब्लम। सो उसने जो है वो फिर एक्सप्लेन करना होता है कि व्हाट हैज़ बीन द इशू। समझ नहीं आई तो वो भी बताना होगा जी। उसके ऊपर हम आ रहे हैं। ये हमारे सेशन के आखिर पे जब सेशन कंप्लीट होता है, वो आगे भी शेयर है स्लाइड, 2 फुल लेंथ मॉक एग्जाम्स होते हैं आपके। ठीक है। 2 फुल लेंथ मॉक एग्जाम्स ऑन द पैटर्न ऑफ पीएमएस, ऑन द पैटर्न ऑफ सीएसएस। 3 फुल लेंथ एसेस जो है जी आप वो चेक करा सकते हैं टिल योर एग्जामिनेशन। प्लस डेली राइटिंग प्रैक्टिस अलग है। और ये ऑल दीज थिंग्स इन 7,000। हमारा कोई मकसद नहीं है जी इसमें सारा। इसमें सिर्फ मेन मकसद ये है कि द थिंग दैट आई हैव गॉट ओवर द ईयर्स, वो आप लोगों को जो है वो ट्रांसफर की जाए, ताकि आप लोग हमसे भी आगे जाएं। यू विल सी इन माई टीचिंग स्टाइल, मेरा मकसद ये नहीं होता कि जिन चीज़ों पे हम घूमते रहे हैं 4-5 साल आप उधर घूमते रहें। वो 4-5 साल जो चीज़ें हम घूमे हैं वो आपको डिलीवर कर दी जाए, नेक्स्ट आप उससे आगे जाए। दैट्स व्हाट माई सोल पर्पज इज। और जब ये हमने इनिशिएटिव, ये प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया था जी आज से 1.5 साल पहले, उसका मकसद ही यही था कि जो बड़े बड़े जांट्स बैठे हैं इधर, क्या नाम है, अकेडमीज में, जो बच्चे नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट दे शुड गेट क्वालिटी एजुकेशन हेयर। क्योंकि मैं इन सारी जगहों से फिर के आया हूँ।
आई हैव गॉन टू लाहौर, आई हैव गॉन टू इस्लामाबाद, एक एक अकेडमी, एक एक जगह पे मैंने सारा कुछ किया हुआ है। सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग जो वहां पे हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। सो इंशाल्लाह ताला यू विल परफॉर्म मच बेटर हेयर देन देयर, दैट्स माई गारंटी। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अपने ऊपर तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला की जात का करम है कि एफर्ट उस अंदाज से मैं कोशिश करता हूँ पुट की जाए, कि मेरी कोशिश होती है कि जो हमारी क्लास में सबसे जो कम तवज्जो देने वाला बच्चा या बच्ची है ना, दैट इज ओवर स्टैंडर्ड, कि अगर उसको चीजें मैं समझा पा रहा हूँ तो दैट मीन्स द होल क्लास इज गेटिंग। सो ये हमारे सेशन की डिटेल्स हैं। डेली राइटिंग प्रैक्टिस और डेली चेकिंग के हवाले से दीज आर सम ऑफ द एविडेंसेस। आपकी जो है वो डेली प्रैक्टिस किस तरह कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज आपको मिसाल के तौर पे आउटलाइन पढ़ाई है डिस्क्रिप्टिव एसे की। मैं आपको टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगा। अब जैसे ये ग्लोबलाइजेशन है, ये मैं पढ़ाता हूँ। डेमोक्रेसी है, ये मैं पढ़ाता हूँ। सारे टॉपिक्स जो पिछले कई सालों से आ रहे हैं। और ये उस तरह पढ़ाना नहीं होता कि सर आया, उसने जो है बस अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और चला गया है। नो, जब ये टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं विद द सोल पर्पस कि आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग हो, कि जिंदगी में कभी भी ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे आ जाए तो आप लोगों को नोट्स ना देखने पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं, आफ्टर आई टीच देम दीज टॉपिक्स, नोट्स की मेरा नहीं ख्याल कि कोई जरूरत है। बिकॉज आई ट्राई टू डिलीवर 5 years ऑफ द इंफॉर्मेशन जो मैंने ओवर द इयर्स इकट्ठी की है रिगार्डिंग अ टॉपिक, और वो आपको डिलीवर की जाती है। हाँ, उसमें अगर आप कुछ एडिशन कर सकते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है। सो टॉपिक्स के हम कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करते, स्टे रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट। इधर नोट्स प्रोवाइड करने वाला कोई रिवाज नहीं है। बट यस, टॉपिक के ऊपर पूरा एक लेक्चर होता है। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर है। ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग ग्लोबलाइजेशन इज डिस्कस्ड। उसकी आउटलाइन बनाते हैं सब मिल के बैठ के, और वो डेली लाइफ से। अभी हम बातें डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश ऐसे जो है ना, वो कोई रट्टे वाला एग्जाम नहीं है। मैं आज आपकी बहुत सारी जो मिथ्स हैं वो क्लियर करूंगा, कि जी पता नहीं, लोग मुश्किल इंग्लिश लिखना शुरू कर देते हैं व्हेन दे राइट इंग्लिश ऐसे। किताबें पढ़ रहे हैं जी, नोआ हरारी की किताब पढ़ रहे हैं, ये किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं। एब्सोल्युटली नॉट। ये सिर्फ रील्स की बातें होती हैं जो आप जरा सुनते हैं, क्या नाम है, और लोग अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग कि पता नहीं कोई उधर से दूसरी मखलूक आई है। ये जी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया है आउटलाइन। तो इस तरह हम डेली राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। एक एक चीज आपकी मैं खुद चेक करता हूं, आई होप दिस स्क्रीन इज विजिबल। जिस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन आउटलाइन आपको पढ़ाई होती है, एक एक लफ्ज, इवन आपका फुल स्टॉप तक और कैपिटल, ये देखें कि ये हमारे स्टूडेंट ने अगर कैपिटल भी नहीं लिखा तो मैं उसको हाईलाइट करता हूं। मकसद क्या है, ये मैं चेक कर रहा हूं। इधर आपकी गलती निकल आए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, but you should not repeat these mistakes in the exam. That's my sole purpose. No one puts this kind of efforts in the students. No one. You can go everywhere, there will be not even a single teacher who will do these things, but my sole purpose is कि आप लोगों को जो है, आप लोग फीस पे कर कर आते हैं, मैक्सिमम आप लोग गेन करके जाएं। ठीक है, और अच्छे अल्फाज में जो है वो याद करें। नो, दैट्स वेरी रॉन्ग अप्रोच। ये सिर्फ जो है ना बचने का एक तरीका है। मैं आपकी सारी क्यूरीज क्लियर करूंगा। कोई डिफरेंट इंग्लिश नहीं चाहिए, कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं चाहिए। इंग्लिश essay is not an exam of tough vocab and tough English. It is an exam of simple but correct English without any grammatical mistakes. And mark my words, मैं आपको अपने ऐसे भी दिखाऊंगा। ठीक है। सो यू विल सी ईच एंड एवरीथिंग। ये क्लासेस जी हैं हमारी ऑनलाइन होंगी वाया जूम, बिकॉज आई एम बेस्ड इन लाहौर। हमारी ट्रेनिंग चल रही है जी। इफ समवन ऑफ यू वांट्स टू मीट मी, सो वी कैन हैव एन इंटरेक्शन। बट ये है कि क्लासेस जो है वो हमारी ऑनलाइन होंगी। इसी तरह मैं आपको दिखा रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इवन फुल स्टॉप की भी गलती की है, सो माय सोल पर्पस कि उसको हाईलाइट किया जाए। और ये मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि गलतियां निकाली जाएं। ठीक है। ओके। और इसका मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ गलतियां निकाली जाएं। वेयर यू पुट एफर्ट यू आर अप्रिशिएटेड एज वेल, बिकॉज माई सोल पर्पज इज टू मेक यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। इट्स अ competitive एग्जाम।
इट्स नॉट लाइक कि इसका कोई सिलेबस डिफाइन है और आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चीजें करनी है। ठीक है। ठीक हो गया जी। सो जी ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल ट्राई टू आंसर एज वेल। और उसके अलावा ये है कि ये मैंने आपको जरा दिखाना था कि किस तरह हम डेली राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो कराते हैं। फर्दर मोर इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, अक्सरियत अवाम को तो ये ही नहीं पता होता कि इंट्रोडक्शन जो है वो लिखा कैसे जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल 10 to 18 सेंटेंसेस का आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इन अ सिंगल पैराग्राफ होना चाहिए। उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो विल सी ईच एंड एवरीथिंग वंस वी कवर द स्ट्रक्चर ऑफ योर इंट्रोडक्शन। फिर उसको मैं खुद चेक करता हूँ, बिकॉज मुझे तो फायदा है अगर मैं इस तरह की एफर्ट ना करूं, इट विल सेव माई टाइम। बट व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दैट इफ यू पीपल आर नॉट गेटिंग फॉर व्हाट पर्पज यू हैव ज्वाइंड ओवर सेशन। सो ये रोज पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, आपको टॉपिक दिया जाएगा कि जी आपने इसके ऊपर जिस स्टाइल से मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, आपने कल दोपहर तक मुझे जमा कराना है और नेक्स्ट क्लास से पहले आपको इसी तरह जो है वो चेक होकर मिलेगा। जहां जहां आपने मिस्टेक की है उसको जो है वो हाईलाइट किया जाएगा। इफ देयर इज अ नीड टू इवेलुएट लाइक सॉर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मेंटोरशिप इसको आप कह लें। हमारे जो बैच होता है उसमें हम ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेते। मैक्सिमम जो हमारा बैच जाता है वो 20 से 25 तक हम लेते हैं, क्योंकि 20 से 25 से ऊपर स्टूडेंट्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इस तरह चेक करके देना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो 20 से 25 का हम सिर्फ बैच लेते हैं ताकि सबको जो है वो इंडिविजुअल मेंटोरशिप की तरह जो है वो तवज्जो दी जा सके। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ाया है, तो पैराग्राफ का भी एक स्ट्रक्चर है। हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो कहते हैं पता नहीं जो दिमाग में आ रहा है जो माइंड में आ रहा है वी शुड स्टार्ट राइटिंग इट, एब्सोल्युटली नॉट। पैराग्राफ है फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ेंगे तो यू विल सी कि उसमें 6 to 8 सेंटेंसेस होने चाहिए। ये और 6 से 8 सेंटेंसेस जो हैं, हर सेंटेंस बनता कैसे है, मैं आपको एक एक सेंटेंस जो है उसके बनाने का तरीका जो है वो सिखाया जाएगा, एक एक सेंटेंस। ठीक है। इट विल नॉट बी लाइक अब मैं एक जगह गया, आई पेड 45,000 फॉर इंग्लिश एसे एंड प्रेस, आई एम टेलिंग यू, एंड 2022 की बात है शायद। मैं गया हूँ वहां 3 से 4 दिन। ठीक है। और 3 से 4 दिन के बाद वो साहब आए हैं और वो कहते हैं अच्छा जी इस तरह करना है, आपने अखबार से कोई लाइनें याद कर लेनी है और आपने लिख देना है और दिस 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 एंड दिस, मतलब क्या? What's the purpose of joining you then if we have to study it from the newspaper? ठीक है। उसकी सेंस ही ना बन रही हो, वो रेलिवेंस ही ना हो, सो उसका कोई फायदा नहीं है। सो आपको एक एक सेंटेंस जो है वो लिखना सिखाया जाएगा विद फीडबैक। ये डेली राइटिंग प्रैक्टिस है। इसके अलावा जब सेशन खत्म होगा 2 फुल लेंथ मॉक्स होंगे, 3 फुल लेंथ एसेज आप इवेलुएट करा सकेंगे। सेम गोज विद प्रेसी। एज आई टोल्ड यू पीपल कि हम प्रेसी भी जो है वो साथ लेकर चलते हैं। पूरा प्रेसी का मेथड बताया जाएगा, तरीका बताया जाएगा। वेयर यू हैव डन गुड यू विल बी अप्रिशिएटेड, जहां पे मिस्टेक्स हैं उनको हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है जी। प्रोनाउंसिएशन का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है जी। ठीक है। वी विल बी डूइंग ओनली द राइटिंग प्रैक्टिस फॉर इंग्लिश एसे एंड प्रेसी। सो नाउ कमिंग बैक टू द सीएसएस एग्जाम इन पाकिस्तान, ये जरा थोड़ा सा मैंने आपको अपने बैच की, ये हमारी फीचर है। नो टीचर इन पाकिस्तान डज दिस थिंग कि वो खुद चीजें चेक करके दे। अक्सरियत जाते हैं आप 3 4 दिन बाद, टीचर्स भी कहते हैं चलो जान छूटी, जाहिर सी बात है पेपर नहीं चेक करने पड़ेंगे, टाइम बचेगा। बट वी हैव नॉट सच पॉलिसी हियर। डेली राइटिंग प्रैक्टिस, मुझे अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपका बड़ा टाइम इसमें लग जाता है, लेकिन उसका फायदा यह है कि इफ आई एम प्रिपेयरिंग यू पीपल और आप लोग अगर ऐसे क्लियर कर रहे हैं, सो दैट इज अ प्राउड मूवमेंट फॉर मी। इट्स नॉट ओनली प्राउड मूवमेंट फॉर यू, मुझे खुशी होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, चले वो तो सही है, जो फेल हुए हैं वो भी मैसेज करके दिखा रहे होते हैं। मेरा ख्याल में कुछ इन लोगों ने आपके साथ शेयर भी किया है, नहीं किया तो ये आपके साथ हमारे जो जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं ओवरऑल लेकिन उनके ऐसे पास है, उनके भी जो है वो दिखा देंगे। बिकॉज दे से कि सर आपकी वजह से हमारा जो है वो इंग्लिश ऐसे, मेरी वजह से तो नहीं ऑब्वियसली, मेहनत जो है वो आपकी है, आपकी माँ बाप की दुआएं हैं, बट स्टिल ये है कि यस मेंटोरशिप इज रिक्वायर्ड। जो करंट अभी तक रिफॉर्म्स नहीं आई, रिफॉर्म्स आने वाली हैं लेकिन 26 के लिए जो है नहीं आएंगी, तो 26 की जो अटेम्प्ट है वो आप इसी पैटर्न पे देंगे। 2026 की जो अटेम्प्ट है
वो आप इसी पैटर्न के ऊपर जो है वो देंगे। जो रिटन पोर्शन होता है जी, 1200 मार्क्स का होता है। ठीक है। 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 आपके ऑप्शनल्स होते हैं, यानी 600 के ये, 600 के ये। कंपलसरी में आपके क्या होते हैं? इंग्लिश एसे, प्रेसी, करंट अफेयर, पाक अफेयर, इस्लामियात, जनरल साइंस एबिलिटी। ऑप्शनल्स बहुत बड़ी सीरीज है, उसमें से आपने 600 नंबर सेलेक्ट करने हैं। कंपलसरी में सबसे जो ज्यादा फेलिंग रेशो है वो इंग्लिश एसे के पेपर में है। कंपलसरी जो 600 के होते हैं उसमें से 200 की इंग्लिश है। 100 नंबर इंग्लिश एसे के, 100 नंबर इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन का पेपर होता है। पूरा ऐसे आपने 100 नंबर का लिखना होता है। ये मैं अभी रिफॉर्म्स से पहले की बात कर रहा हूँ, रिफॉर्म्स अभी नहीं आई। जब आ जाएंगी तो फिर हम उनको देखेंगे। ठीक है। 100 नंबर का इंग्लिश एसे का पेपर होता है, 100 नंबर का ही प्रेसी का पेपर होता है। एंड 97 to 98% पीपल फेल इन इंग्लिश एसे। आप लोगों का ख्याल होना चाहिए कि सर कैसे फेल हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, 20,000 बच्चा गया बैठा है सीएसएस का एग्जाम देने, तो 20,000 में से सिर्फ अगर 500 बच्चा जो है वो ऐसे पास कर रहा है और बाकी 19,500 बच्चा जो है वो ऐसे फेल कर रहा है, तो क्या किसी के पास भी नॉलेज नहीं है? दैट इज नॉट द केस। ऐसा नहीं है। लोग स्ट्रक्चर पर फॉलो फोकस नहीं करते, बेसिक्स का आइडिया नहीं है। जिंदगी में वेन एवर यू गेट कंफ्यूज, गो टू योर बेसिक्स। दिस इज माई फिलोसफी। ठीक है। उनको इन चीजों का जो है वो पता नहीं है। अभी रिटर्न तो क्लियर कर लें आप, क्या नाम है, इंटरव्यू पे पहले तैयारी कर रही हैं क्या फिजा आपका? पहले रिटर्न क्लियर हो जाए ना, तो फिर उसके बाद जो है वो जब इंटरव्यू आता है तो यस प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी काम हो जाता है। सो हमारा जो पेपर एग्जाम लेती है सीएसएस का, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वो कहता है कि वाई 98% स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश एसे। कि क्या वजह है कि 98% बच्चा इंग्लिश एसे में फेल हो जाता है। सो इधर से आपकी एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि इंग्लिश एसे इज नॉट ओनली अबाउट इंफॉर्मेशन। मैं आगे क्लियर करूंगा। इंग्लिश एसे इज नॉट एकेडमिक राइटिंग। अभी तक आप लोग बचपन से लेकर अभी तक आप लोग यूनिवर्सिटीज में जो असाइनमेंट्स बनाते रहे हैं वो एकेडमिक राइटिंग है। इंग्लिश एसे इज सॉर्ट ऑफ अ टेक्निकल राइटिंग। इट हैज सम रूल्स, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। जी मेथड पढ़ेंगे, बताता हूं आपको जरा थोड़ा सा। ऑब्वियसली अगर आपने छत पे चढ़ना होता है तो फर्स्ट स्टेयर, सेकंड स्टेयर, थर्ड स्टेयर, फोर्थ स्टेयर, एंड सेम इज द केस फॉर योर सीएसएस एग्जाम। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इफ यू थिंक कि अगर आप आज बैठेंगी और परसों जो है वो आप पेपर दे देंगी तो इट वुड नॉट हैपन। सो हैव सम पेशेंस। आई हैव जस्ट कम फ्रॉम लाहौर और मैं जो है एफर्ट पुट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली जस्ट टेक योर टाइम, चीजें आपको अंडरस्टैंड होंगी। सो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंग्लिश एसए के पेपर में जो फेल्यूर की जो वजूहात बचाई बताई हैं उन पे हमने काम करना है। उसमें सबसे पहली वजह वो क्या बताता है? फॉल्टी स्ट्रक्चर। बच्चे स्ट्रक्चर पे फॉलो नहीं, फोकस नहीं करते। उनको पता ही नहीं होता कि आउटलाइन कैसे बनानी है। उनको पता ही नहीं होता कि इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे बनाना है। उनको पता ही नहीं होता कि बॉडी पैराग्राफ्स कैसे बनाने हैं। उनको पता ही नहीं होता कंक्लूजन कैसे बनाना है। अक्सरियत को तो ये ही नहीं पता होता कि ये होते क्या है। हम ये सारा देखेंगे। बच्चे हमारों के दिल में जो आ रहा होता है ना वो लिख रहे होते हैं। कोई कहता है जी मैं इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये मुश्किल लाइनें, फैंसी वर्ड्स जो हैं वो याद कर ली हैं। कोई कहता है जी मैंने ये कर लिया है, मैंने ये कर लिया है। नो, बिलीव मी, इंग्लिश essay इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ सम स्ट्रक्चर। जो आप पेपर वहां जाके डिजाइन करते हैं पेपर के अंदर, ये पेपर आप रट्टे से पास नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर क्या होता है अभी हम उसके ऊपर इन वाइल बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे एंड यू विल गेट क्लैरिटी कि किस तरह बच्चे जो है वो इसमें फेल होते हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। सेकंड जो रीजन बताता है एफपीएससी, नॉट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। बच्चों को जल्दी होती है, टॉपिक ही नहीं समझते। ओवर एक्साइटेड,
मतलब एंशियस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक आया है वुमेन यूनिवर्सिटीज। एक ये 2020 का टॉपिक है, मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये समझा रहा हूं, क्योंकि मेरी आदत है, यू विल सी इन माय टीचिंग स्टाइल, आई विल बी गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोग भी अपने एस्से के अंदर हर पैराग्राफ में एग्जांपल्स देंगे। सो वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज। ठीक है, ये एस्से आया है आपका। खवातीन की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो तब्दीली का आला कार हैं। बच्चों ने क्या किया, यूनिवर्सिटीज देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे लिख के आ गए। यू विल फेल एब्सोल्युटली। एग्जामिनर ने आपसे पूछा है खवातीन की यूनिवर्सिटीज कैसे तब्दीली ला सकती है सोसाइटी के अंदर। सो आपने सिर्फ उसी के ऊपर लिखना है जो पूछा गया है। Why most of the students fail? They do not understand the topic. Believe me, कभी भी पेपर में अपने आप को लिमिटेड करके ना जाएं कि जी मैंने सिर्फ एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पे लिखना है, मैंने सिर्फ डेमोक्रेसी के इश्यूज पे लिखना है। इस अंदाज से टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, दुनिया जहान का सवाल आ जाए उस टॉपिक के अराउंड, यू पीपल विल बी एबल टू रिवॉल्व। आप एग्जामिनर को घुमा सकें उसके इर्द गिर्द। सो दैट्स हाउ वी पीपल विल बी डूइंग द थिंग्स। तीसरी जो चीज बताता है जी एफपीएससी, वो कहता है बच्चे इसलिए फेल होते हैं, इररेलीवेंट कंटेंट लिखते हैं। मैंने खुद बच्चों के पेपर चेक किए हैं। अभी मैं आपको भी आज एक टेस्ट दूंगा, मेरी आदत है जी, लॉट ऑफ टेस्ट, जो भी क्लास होती है उसमें टेस्ट होता है। इररेलीवेंट लिखते हैं। सवाल आपसे पूछा गया है इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। भाई आप मौजूदा इश्यूज के ऊपर बात करो। बच्चे क्या कर रहे होते हैं, 1947 में पाकिस्तान बना था, ठीक है जी, हमारे अर्ली प्रॉब्लम्स थे, 56 का आइन बन गया, 58 आ गया, 62 आ गया, 69 आ गया, 71 आ गया। भाई एग्जामिनर ने आपसे हिस्ट्री नहीं पूछी। वाई आर यू राइटिंग देन हिस्ट्री? सो इफ यू विल बी राइटिंग हिस्ट्री कि जो आपसे एग्जामिनर ने पूछी नहीं है, तो मतलब आप इररेलीवेंट बातें लिख रहे हैं। और जब आप इररेलीवेंट लिखेंगे, यू कैन नॉट पास। ये बहुत सिंपल चीज है, इररेलीवेंट नहीं लिखना। जो पूछा गया है, स्टे फोकस्ड ऑन दैट। मेरे से अगर कोई पूछे ना कि सर मुझे इंग्लिश ऐसे पास करने का एक वर्ड फार्मूला बता दें, वो वर्ड है रेलिवेंस। जो पूछा गया है वो ही लिखें, कम लिखें, अच्छा लिखें। मैं भी आपको ये भी बताऊंगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 2500 से 3000 वर्ड्स के चक्करों में क्वालिटी भूल जाते हैं। मैं 1500 का ऐसे लिख के आता हूँ, 1500 वर्ड्स का। वो भी शायद पता नहीं पहुंचते भी हैं कि नहीं पहुंचते 1500 तक, वो विल डिस्कस इट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा पास होता है। अगली रीजन जो एफपीएससी बताता है जी फेल्यूर की, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस। एफपीएससी कहता है कि आप ग्रामर की मिस्टेक्स करते हैं। हमारे बच्चों का होता है, सीएसएस कर रहे हैं ना, हमारा भी यही था कि सीएसएस कर रहे हैं, टफ इंग्लिश लिखते हैं, ऐसी इंग्लिश जो किसी को समझ ही ना आए। नतीजा क्या, बड़े सेंटेंस लिखते हैं, आधे आधे सफे का एक सेंटेंस, बीच में पंक्चुएशंस यूज हो रही हैं, बीच में मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं। नतीजा क्या, ग्रामर की मिस्टेक्स। ग्रामर की मिस्टेक्स मतलब क्या, यू विल फेल। स्पेलिंग मिस्टेक्स, टफ वोकैब का ये मकसद नहीं होता कि आप स्पेलिंग की मिस्टेक्स करें या पंक्चुएशन की मिस्टेक्स करें। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से बच्चे जो है वो फेल होते हैं। सो एफपीएससी ने ये रीजंस बताई हैं, हम इन्हीं पे काम करेंगे। बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, हम लोगों ने कोई फैंसी बातें जो है वो नहीं करनी, जेन्युइन टू द पॉइंट पेपर ओरिएंटेड डिस्कशन होगी, एंड दैट्स इट। अब आते हैं जी हम आपकी एस्से के ऊपर। आपकी बहुत सारी एस्से की जो क्यूरीज है ना, आई विल ट्राई टू कवर दीज थिंग्स। हमारे यहाँ ये समझा जाता है, असल में ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी एज अ स्टूडेंट गुजर के आया हूँ इस स्टेज से। मैंने आपको बताया 2019 से आज क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, 6 साल हो गए हैं, आई हैव बीन इनटू दिस जर्नी। इंग्लिश एस्से की डेफिनेशन है, इट इज द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑन एनी गिवन टॉपिक। आपके केस में राइटर कौन है, आप हैं।
मैं हूं, जो बच्चा पेपर कर रहा है या कर रही है वो राइटर है। मतलब क्या, एसए का पेपर अटेम्प्ट करने वाला कैंडिडेट, अटेम्प्ट करने वाली कैंडिडेट इज द राइटर। इंग्लिश एसए जो है वो कोई किताबों का रट्टा लगाया हुआ का एग्जाम नहीं है। इट इज यूर ओपिनियन, आप किसी टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। बिलीव मी, दिस इज यूर ओपिनियन ऑन एनी गिवन टॉपिक। इट्स अ मिथ कि जी ये किताब पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें तो आप ऐसे कवर कर जाएंगे, क्लियर कर जाएंगे। नो, ऐसे ये नहीं है कि नोआ हरारी ने क्या कहा आप वो लिखें। ऐसे ये है कि काशिफ क्या कहता है, अशफाक क्या कहता है, फलाना क्या कहता है, जो पेपर अटेम्प्ट कर रहा है या कर रही है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज यूअर ओपिनियन। इस बात को पल्ले बांध लें। जब भी इंग्लिश ऐसे अटेम्प्ट करना है फॉर सीएसएस, फॉर पीएमएस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश ऐसे इज यूअर ओपिनियन, नॉट समवन एल्स, नॉट सम एडिटोरियल, नॉट सम न्यूज़पेपर। सो कहीं से रट्टा लगा के लिखने की जरूरत नहीं है, खुद बनाना। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आपकी राइटिंग पे आते हैं। राइटिंग की दो टाइप्स होती हैं। एक को आप कहते हैं एकेडमिक राइटिंग, एक को आप कहते हैं टेक्निकल राइटिंग। अभी तक जो आप लोग करते आए हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, अभी तक असाइनमेंट्स, ये सारी क्या थी? एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में फोकस क्या होता है? इंफॉर्मेशन। जो आपका चेकर होता है, ही और शी इज ओनली कंसर्न्ड विद द इंफॉर्मेशन। वो एक और एंगल से है, वो रेफरेंस देना होता है, आई विल टेल यू। बट इस तरह नहीं है कि जो अक्सर आवाम करती है, रट्टा लगा के लिख देती है। नो, आई विल डेफिनेटली डीमोटिवेट एवरीथिंग जो कि आपने कहीं से उठा के अपने ऐसे के अंदर फिट की है। हाँ, एज एन एग्जाम्पल उसे दे सकते हैं, अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए उसका रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन ऐसे की जो डेफिनेशन है वही ऐसे है कि मैं क्या सोचता हूं, दैट्स इट। सवाल आया हुआ है इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, आप हामिद खान के एडिटोरियल्स लिख रहे हैं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। भाई मैं क्या सोचता हूं, आफाक क्या सोचता है, शुएब क्या सोचता है, हीरा क्या सोचती हैं, ठीक है ना, दैट मैटर्स। सो मैं बात कर रहा था कि आपकी राइटिंग की दो टाइप्स हैं। एकेडमिक राइटिंग क्या होती है? जो अभी तक आप करते आए हैं, सारा फोकस किस पे होता है? इंफॉर्मेशन पे, नॉलेज पे। और हमारे अक्सरियत बच्चे क्या समझते हैं कि शायद इंग्लिश ऐसे भी नॉलेज का टेस्ट है। एब्सोल्युटली नॉट। इंग्लिश ऐसे इज अ टेक्निकल राइटिंग। ये राइटिंग की टाइप है। इंग्लिश ऐसे इज योर टेक्निकल राइटिंग। और टेक्निकल राइटिंग क्या होती है? दैट इज डन अंडर सम रूल्स। उसमें रूल्स को फॉलो किया जाता है। ये नहीं होता कि जो आपके दिल में आया आप कर रहे होते हैं। आप अपनी असाइनमेंट्स में देखते हैं, किसी पैराग्राफ का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जो मन में आ रहा है आप पहली लाइन में लिख रहे हैं, दूसरी में, तीसरी में। बट इंग्लिश ऐसे में आप ऐसे नहीं कर सकते। इंग्लिश ऐसे में हर चीज डिफाइंड है कि पैराग्राफ की पहली लाइन क्या होगी, दूसरी क्या होगी। ये अक्सर स्टूडेंट टीचर्स नहीं बताते, बट यू विल बी टॉट हेयर। मैं आपको बताऊंगा कि पहला सेंटेंस कैसे बनाना है, दूसरा कैसे बनाना है। इस तरह इंग्लिश ऐसे इज योर टेक्निकल राइटिंग, इट इज अ रूल बेस्ड राइटिंग जो आपने फॉलो करनी है। ठीक है, इट इज नॉट एकेडमिक राइटिंग। सो ये मिथ दिमाग से निकाल दें कि शायद इंग्लिश ऐसे जो है वो कोई नॉलेज का टेस्ट है। नॉलेज के सिर्फ 20 नंबर है, आगे डिस्कस करते हैं। बाकी चीजों के 80 नंबर हैं। सो यू हैव टू बी कॉम्प्रिहेंसिव। इसी वजह से बच्चे फेल होते हैं, ये नहीं बताया जाता अकेडमीज में। फीसें ली, बच्चे आए, इधर से उठाया, उधर लिखा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, 4-5 लेक्चर्स बाद आप कौन और हम कौन।
फिर आप कह रहे होते हैं सर हमने तो 50-50 हज़ार भरे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एसे। फिर ऐसे है क्या? अगली चीज, एक मिथ आपकी क्लियर हो गई है कि ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर की भी उतनी सिग्निफिकेंस है, बाकी चीजों की भी हम देखते हैं। देन सीएसएस हो या पीएमएस हो, केपीपीएमएस इज आल्सो ऑन द लाइन। आप लोग 1600 वर्ड्स के ऊपर ऐसे पास कर सकते हैं। मैं इतना ज्यादा फॉर्मल नहीं जाऊंगा इसमें, मैं आपको रियल बात बताऊंगा। एफपीएससी कहता है या पीएमएस में केपीपीएससी, पीपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, वो कहते हैं जी 2500 से 3000 वर्ड्स कैसे लिखो। जरूरत ही नहीं है। मेरे तमाम ऐसे तकरीबन 1500 वर्ड्स के हैं, लेकिन क्वालिटी है। अगर मैं 2500 पे फोकस करूं ना, क्वांटिटी तो मेरी पूरी है, मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे पूरे हो रहे हैं, बट मेरी क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। मैंने अपने साथ देखा है, मेरे साथ जो बच्चे सीएसएस की तैयारी कर रहे थे, व्हेन वी केम आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, आई वाज लाइक कि यार मैंने हार्डली 1400-1500 वर्ड्स कैसे लिखा होगा। वो कह रहे होते थे कि हमने कोई 2800-2900 वर्ड्स कैसे लिखा है। तो आइडियली स्पीकिंग तो उनका ऐसे पास होना चाहिए, मेरा फेल होना चाहिए। बट जब रिजल्ट आते रहे, बार बार रिजल्ट आते रहे, मेरा ऐसे फेल नहीं है जी, 21 में भी नहीं है, 23 में भी नहीं है। जब रिजल्ट आते, मेरा पास, उनका फेल। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द रीजन इज कि एग्जामिनर इज नॉट कंसर्न्ड विद द क्वांटिटी। सफ़े भरना मकसद नहीं है, क्वालिटी कंटेंट लिखना इज द फार मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने करनी है। ठीक है। मैं आपको 2023 के ऐसे की मिसाल देता हूं, मैं पेपर दे के निकला हूं, मैंने 12 पैराग्राफ बनाए, यानी 12 आर्ग्यूमेंट्स दिए। बताऊंगा आपको, मेरे साथ मेरा एक दोस्त निकला है, वो कहता है जी मैंने 22 आर्ग्यूमेंट्स बनाए हैं। रिजल्ट आता है वो फेल है 17 के ऊपर, मेरे 45 नंबर है। उसके कोई 2800-2900 है, मेरे कोई 1400-1500 वर्ड्स होंगे। सो ये मिथ भी दिमाग से निकाल दें कि आपने कंपेटिटिव एग्जाम में सफ़े भरने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, नो क्रैमिंग। बिलीव मी, देयर इज नो रट्टा सिस्टम इन इंग्लिश एसे। मैक्सिमम बच्चा क्यों फेल होता है? पीछे से एक माइंडसेट बनाया होता है कि ये ऐसे आ गया तो मैंने ये लाइनें तो लाजमी लिखनी है। भाई क्यों? आप खुद बना के लिखे उधर, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, के जी नोआ हरारी ने ये कहा, के जी हामिद खान की बुक में ये लिखा है, बराक ओबामा ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। एब्सोल्युटली नॉट। दिस इज अगेंस्ट द definition of essay, or anything that is against the spirit of something, you will fail. This is the thing that you people need to clear। और मैं आपको बड़ी सीधी बातें कर रहा हूं, no one will tell you these things, there will be lot of fancy things, इधर उधर की बातें होंगी, बट इस तरह की चीजें नहीं होंगी। what I am telling you, अपनी जो मिथ्स हैं उसको क्लियर करें। रट्टा नहीं तो आपका सवाल होगा सर फिर क्या करें? राइट योर essay on the basis of daily life examples। गुड ऑब्जर्वेशन। मैं मिसाल देता हूं, उधर ऐसे ऐसे ही आता है। अगर आप कुछ सोच के गए हैं ना कि आपने ये वाली एग्जांपल एडजस्ट करनी है, यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, यू कैन नॉट डू दैट, यू हैव टू मेक एन एग्जांपल देयर। हमारा ऐसे आता है 2023 में, जो मैंने भी अटेम्प्ट किया, पीपल हैव बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी लोग टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। मेरे आगे पीछे जो लोग बैठे थे पेपर के बाद कहते हैं जी हमने ना फलानी बुक का रेफरेंस दिया, उसमें चाइना ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की, फ्रांस ने ये किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, उस किताब में ये लिखा है, हमने ये रेफरेंस दिया। ये उनका था, एंड ऑल ऑफ देम फेल्ड। मेरा क्या था? डेली लाइफ एग्जांपल। भाई आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो, ये मेरा ओपिनियन है। मैंने क्या लिखा?
साइकोलॉजिकल इश्यूज ड्यू टू ओवर यूजेज ऑफ मोबाइल, ये मेरा एक आर्ग्यूमेंट था। 12 बनाने होते हैं, 10 11 12। मैंने एक ये बनाया कि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं। फिर मैंने उसमें मिसालें क्या दी, मैं मिसाल देता हूं, आपको भी सिखाऊंगा। ईच एंड एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट विल हैव टू गिव एग्जाम्पल ऑफ एवरीथिंग दे विल टॉक अबाउट। बगैर एग्जाम्पल के, बगैर जस्टिफिकेशन के, बगैर दलील के आप कभी बात नहीं करेंगे। मैंने उसमें क्या एग्जाम्पलें दी, डेली लाइफ के जी। इंडिया में खबर आती है जी लोग पबजी खेलते रहते हैं, मैंने ये वाली एग्जाम्पल दी। बिलीव मी, कोई बुराई नहीं है, डेली लाइफ एग्जाम्पल है। लोग मोबाइल पे पबजी खेलते रहते हैं, वर्जिश के लिए नहीं जाते, ग्रीनरी के लिए नहीं जाते, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते। नतीजा क्या, स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज। एंड देयर हैज बीन डेथ्स रिपोर्टेड, सुसाइड्स रिपोर्टेड इन इंडिया। वो जो दो गेमें थी, ब्लू वेल थी और क्या नाम था उसका। सो क्या हुआ उससे, मेरा ऐसे क्लियर है क्यों, कि ऐसे की डेफिनेशन ही यही है। कि मेरा ओपिनियन क्या है, अब मैंने बड़ी रेलिवेंट एग्जांपलें दी हैं। मैं किसी कोई फ्रांस की राफेल की टेक्नोलॉजी में नहीं पढ़ा। भाई कॉमन मैन पे बात करनी है। सीएसएस का एग्जाम आप दे रहे हैं, सोसाइटी में काम करने के लिए दे रहे हैं। एग्जाम्पल्स भी सोसाइटी से उठाएं। आई होप दिस स्लाइड हैज मेक थिंग्स क्लियर फॉर यू। इसका नाम था जी, पीपल हैव बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। लोग टेक्नोलॉजी पर जरूरत से ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अगली चीजों पे डिस्कस करते हैं। डेमो टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। 100 नंबर कैसे होता है, एक और आपकी मिथ को दूर करने लगा हूं। कंटेंट को नॉलेज कह लें, इंफॉर्मेशन कह लें, इसके सिर्फ 20 नंबर होते हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि आपका जो कंटेंट है, जो नॉलेज है, शायद इंग्लिश ऐसे उसका टेस्ट है। अगर नॉलेज की बेस पे इंग्लिश ऐसे पास होना होता ना, तो कोई 20,000 में से 15,000 बच्चा ऐसे पास कर जाता। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि नॉलेज के सिर्फ 20 नंबर हैं। सिर्फ 20 नंबर। बाकी नंबर जो हैं वो बाकी चीजों के हैं। आपके स्ट्रक्चर के 20 नंबर हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। कंक्लूजन लिखना है, कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, सारा कुछ अभी आपको बताऊंगा। स्ट्रक्चर के 20 नंबर हैं। 20 नंबर का सिर्फ नॉलेज है। नॉलेज के सिर्फ 20 नंबर हैं। वो भी क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। ये नहीं है पूछा आपसे प्रेजेंट की बातें गई हैं इश्यूज, आप जो है वो लिख रहे हैं अयूब खान, जियाउल हक, मुशर्रफ, बला बला। नो, वट एवर हैज बीन आस्क्ड उसी पे लिखना है। साथ में 20 नंबर ग्रामर के होते हैं। बच्चे मुश्किल वोकैब, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के चक्करों में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं। भाई हमने उनका क्या करना है मुश्किल सेंटेंसेस का, जिसकी वजह से आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स आ रही हैं एंड यू आर फेलिंग ऐसे। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं लिखा। कभी कभी कोई एक आध मुश्किल वर्ड यूज कर लिया, बाकी करेक्ट इंग्लिश यूज करें, करेक्ट ग्रामर, दैट्स इट। 20 नंबर होते हैं आपके आर्ग्यूमेंट के, कि आप कन्विंस कैसे करते हैं एग्जामिनर को अपनी बात से। मिसाल के तौर पर ये जो मैंने आपको कहा कि मेरा हर स्टूडेंट जो है वो दलील देगा या दलील देगी, एग्जाम्पल देगा या देगी, उससे ये मुराद है। जो मैंने बात की कि साइकोलॉजिकल इश्यूज ड्यू टू ओवर यूजेज ऑफ मोबाइल, तो उसमें जो मैंने पबजी की एग्जाम्पल दी कि जिसमें इंडिया के अंदर जो है वो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, सुसाइड्स रिपोर्ट हुई हैं, वो मैंने अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए दिया है, एग्जामिनर को कन्विंस करने के लिए दिया है। यू पीपल विल बी डूइंग दैट। ये आपका आर्ग्यूमेंट है, इसके भी 20 नंबर है। सिर्फ नॉलेज के 20 नंबर नहीं है। यू आर ओनली फोकस टू नॉट बी ऑन द नॉलेज। और 20 नंबर का आपका एक्सप्रेशन है। बात पेपर पे कैसे लिखी है। लोगों के पास कभी कभी बड़ा नॉलेज होता है, पेपर पे नहीं शिफ्ट कर सकते। यू हैव टू पुट योर नॉलेज ऑन द पेपर। दैट्स द फार मोर इंपॉर्टेंट थिंग। सो इस तरह आपके ऐसे के 100 नंबर बनते हैं। ऐसे के 5 हिस्से हैं। हर किसी के 20 नंबर हैं, सिर्फ नॉलेज के नहीं हैं।
स्ट्रक्चर के 20 नंबर है। स्ट्रक्चर होता क्या है? जैसे घर बनाते हैं तो उसका पहले नक्शा बनाया जाता है। ऐसे लिखने से पहले भी उसका नक्शा आपके माइंड में होना चाहिए कि सबसे पहले आउटलाइन आएगी, फिर इंट्रोडक्शन आएगा, फिर बॉडी पैराग्राफ्स आएंगे, फिर कंक्लूजन आएगा। आउटलाइन कितनी लिखनी है? 5% ऑफ टोटल ऐसे। मतलब क्या? अगर आपका ऐसे 20 सफ़ों पे आ रहा है, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो आउटलाइन आपकी कितने सफ़े पे होनी चाहिए? 5%, 20 पे निकाल लें तो कितना होता है? ठीक है, 1 पेज। 1 1.5 सफ़े की आउटलाइन होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन कितने सफ़ों का होना चाहिए? 10%, यानी कि 2 पेजिस का, 20 की मैं बात करूं। कंक्लूजन 2 पेजिस का। ये बच्चों को नहीं पता होता, ये हम सारा कुछ अभी देखते हैं, मैं अभी आपको समझाऊंगा। दरमियान में जो जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं, ये कैसे लिखे जाते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर है। इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, उसमें कितने सेंटेंस होने चाहिए। हमारे बच्चों को होता है पैराग्राफ पे पैराग्राफ बनाए जा रहे होते हैं। नो, इंट्रोडक्शन एक ही पैराग्राफ के अंदर लिखा जाता है। अभी हम डिस्कस करते हैं। सो जो बच्चे स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते वो फेल हो जाते हैं। आप लोगों ने बच्चों का रिजल्ट देखा होगा, आपको 4 नंबर भी मिले होंगे, 2 नंबर भी मिले होंगे, 6 नंबर भी। आप लोग सोचते होंगे यार इतना पढ़ते हैं सीएसएस वाले, लेकिन इनके नंबर 4 2 6 क्यों आ रहे हैं? नॉलेज की बेस पे 4 2 6 नहीं आते। वो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते। जो बच्चे स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, उनके नंबर 0 से 10 की रेंज में आते हैं। सो स्ट्रक्चर इज दैट मच इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आउटलाइन बनाते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, दरमियान में बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं, और आखिर पे कंक्लूजन आती है। अब इन 4 कंपोनेंट्स को हम देख लेते हैं, इनकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। आउटलाइन क्या बला है? आउटलाइन इज योर 100% समरी ऑफ एसे। एक और मिथ आपकी दूर करता जाऊं। जो कुछ भी आपने अगले एसे के अंदर पैराग्राफ बनाने हैं, आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं, जो कुछ भी लिखना है, वो आउटलाइन के अंदर होना चाहिए। आउटलाइन कुछ भी नहीं है। आउटलाइन ये है कि आपने इसके ऊपर लिखना है। किताब देखी है ना, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट होता है। ये चीज इधर है, ये चीज इधर है, ये चीज इधर है, ये सिर्फ बताया जाता है। यही आपकी आउटलाइन काम करती है। इसके अलावा आपकी आउटलाइन का कोई पर्पस नहीं होता। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने खुद देखे हैं। आउटलाइन में बच्चे जो है ना, कोई 30 आर्ग्यूमेंट्स बना देते हैं। भाई 30 आर्ग्यूमेंट्स आउटलाइन में लिखने का मकसद ये है कि आप 30 पैराग्राफ बनाएंगे। 30 आर्ग्यूमेंट्स इधर बना देते हैं, लंबी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स दे के। आर्ग्यूमेंट्स कितने बनाए होते हैं? 10। एग्जामिनर कहता है इधर 30 है, इधर 10 है, स्ट्रक्चरल फेल्यूर। ये स्ट्रक्चर है। ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर की है। आउटलाइन इज योर 100% समरी ऑफ योर essay. Whatever has been in your outline, it should be reflected in your essay. That should be crystal clear in your mind. ठीक है? That should be crystal clear in your mind. जो चीज आपकी आउटलाइन के अंदर है, वो चीज आपके ऐसे के अंदर जो है वो होनी चाहिए। और आपकी आउटलाइन लिखी कैसे जाती है? इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। मैं बच्चों को देखता हूं जी, वो थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन में लिख रहे होते हैं। भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? क्या आपने कभी किसी टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर किसी किताब खोल लें, कोई भी किताब खोल लें, उसमें सिर्फ आपको ये हेडिंग दी होती है, ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये टॉपिक। क्या उसमें कोई पैराग्राफ कभी आपने देखा है, या कोई सेंटेंस देखा होगा? नहीं। देन व्हाई आर यू राइटिंग योर थीसिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस इन योर आउटलाइन? ये स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं। आउटलाइन लिखने के दो तरीके हैं। फ्रेज में लिखी जाती है, सेंटेंस में लिखी जाती है। बच्चों को नहीं पता होता। फ्रेज में किस ऐसे की आउटलाइन लिखी जाती है? डेस्क्रिप्टिव ऐसे की। मैं अभी आपको टाइप्स भी बताऊंगा ऐसे की। दुनिया ने आपके लिए, मेरा ख्याल में कोई 50 50 लोगों ने टाइप्स बनाई हुई हैं ऐसे की। सिर्फ बेसिक 3 टाइप्स हैं ऐसे की, अभी हम डिस्कस करते हैं। मकसद ये है कि अपने आप को बेसिक्स पे स्ट्रांग रखें। इफ योर बेसिक्स आर स्ट्रांग, पीपल विल नॉट मेक यू मैड। जो आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, उसकी आउटलाइन आप बनाते हैं सेंटेंस की फॉर्म में। हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ये सिर्फ आपको मैंने एक ओवरव्यू देना था।
कंसीडरिंग इट अ डेमो क्लास। आउटलाइन के बाद आपका इंट्रोडक्शन आता है। जिस जिस तरह आपकी आउटलाइन समरी है ना आपके पूरे ऐसे की, वैसे आपका इंट्रोडक्शन भी समरी है आपके पूरे ऐसे की। फर्क क्या है? आउटलाइन में ये समरी आप लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। फिर उन्हीं हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को आप इंट्रोडक्शन में कैसे लिखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। है सारा कुछ वही। जो कुछ आपने वेहिकुलर एमिशन उधर लिखा, इधर आप लिखेंगे वेहिकुलर एमिशन इज द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सेंटेंस बना देंगे। बच्चों को ये नहीं पता होता। बच्चों ने आउटलाइन में कोई और आर्ग्यूमेंट्स लिखे होते हैं। ठीक है, ये वाले। इंट्रो में क्या किया होता है? अखबारों से रट्टा लगा के जो है ना वो पैराग्राफ लिख के आ रहे होते हैं। एब्सोल्युटली फेल्यूर। ये स्ट्रक्चरल फेल्यूर है। भाई आउटलाइन में जो कुछ आपने हेडिंग की फॉर्म में लिखा है, उसको आपने सेंटेंस की फॉर्म में रिफ्लेक्ट करना है इन योर इंट्रोडक्शन। ये ऐसे का स्ट्रक्चर है। अगली चीज। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन में कितने सेंटेंस होने चाहिए? एक चीज ध्यान में रख लें। थ्रू द कोर्स ऑफ आवर सेशन आई विल नेवर टॉक अबाउट द नंबर ऑफ वर्ड्स। आई विल नेवर टॉक अबाउट द लाइन। हम इंग्लिश ऐसे को जिस तरीके से डील करेंगे, दैट इज सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या होता है? जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और आखिर पे फुल स्टॉप आता है। दैट्स इट। आपके इंट्रोडक्शन में 10 से 18 सेंटेंस होने चाहिए, एंड दैट शुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड। बच्चे क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, सर जी 7 लाइनें हो गई हैं, नया पैराग्राफ। फिर सर जी नया पैराग्राफ। नो, 10 से 18 सेंटेंसेस, एंड दैट टू इन वन कंटिन्यूअस पैराग्राफ। कैसे लिखे जाते हैं 10 से 18 सेंटेंसेस? मैं आपको एक एक सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा। बच्चे चले ये भी मान लेते हैं जी 10 से 18 सेंटेंसेस। वो ये 10 से 18 सेंटेंसेस ना पहले से ही रट्टा लगा के बैठे होते हैं डेमोक्रेसी के, कि जो कुछ आ गया हम लिख देंगे। भाई नहीं लिख सकते आप। जो कुछ आउटलाइन के अंदर लिखा है उसी में मॉडिफिकेशंस करके आपने सेंटेंस में करना होता है। इंट्रोडक्शन के अंदर आई विल टीच यू इंट्रोडक्शन इन अ मैथमेटिकल वे। फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। नॉलेज की तो टेंशन ही नहीं होगी। जिस तरह गिनती करते हैं ना, मैं आपको उस तरह कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थीसिस स्टेटमेंट होता है। दुनिया ने एकेडमीज बनाई हुई है जी थीसिस स्टेटमेंट के नाम पे, सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करके, फैंसी वर्डिंग यूज करके। हालांकि कुछ भी नहीं है। यू विल सी वंस वी विल कवर इंट्रोडक्शन। ये चीजें आपको जहन में होनी चाहिए। आई विल टीच यू ऑल दिस इन अ मैथमेटिकल वे। इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर होता है इंट्रोडक्शन पे। डिस्क्रिप्टिव के इंट्रोडक्शन पे अलहदा लेक्चर होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव के इंट्रोडक्शन पे अलहदा लेक्चर होता है। बॉडी पैराग्राफ्स, दरमियान में आपके ऐसे का 75% हिस्सा बॉडी पैराग्राफ्स पे होता है। बच्चों को बॉडी पैराग्राफ ही नहीं बनाना आता आज तक। जो दिल में आ रहा होता है वो लिख रहे होते हैं। भाई नहीं, एक बॉडी पैराग्राफ में सिर्फ एक बात डिस्कस हो सकती है। हमारे बच्चे क्या करते हैं? पैराग्राफ लिखना है पॉवर्टी के ऊपर। पॉवर्टी भी लिख रहे हैं, इलिटरेसी भी लिख रहे हैं, इन्फ्लेशन भी लिख रहे हैं, इंडो पाकिस्तान वार भी उसी के अंदर लिख रहे हैं। मतलब हम नॉलेज फ्लडेड होते हैं। हमारे पास नॉलेज बहुत होता है, पढ़ ज्यादा लिया होता है, और हम चाह रहे होते हैं कि जो कुछ हम डाल सकते हैं उसी में डाल दें। नो, वन पैराग्राफ, वन आर्ग्यूमेंट्स, दैट्स द रूल, सिंपल इज दैट। एंड आई विल टीच यू इन अ मैथमेटिकल वे कि आपके एक पैराग्राफ के अंदर 6 से 8 सेंटेंस होने चाहिए। और उन 6 से 8 सेंटेंस में क्या होता है, एक एक सेंटेंस आपको बताऊंगा कि इसमें क्या आता है, इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या। पूरा एक लेक्चर है। सेम इज फॉर योर इंट्रोडक्शन। 18 सेंटेंस पूरे करके आपको मैं दिखाऊंगा, एंड दैट टू इन अ मैथमेटिकल वे। उसके बाद आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, स्टार्ट में कहते हैं सर हमने जिंदगी में आज तक एक पैराग्राफ नहीं लिखा, और अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन दे से कि सर जी आपने हमारा पैराग्राफ अभी तक चेक करके नहीं दिया। सो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी इसी तरह जो है वो कराया जाएगा इन अ मैथमेटिकल वे।
माई स्पेशलिटी इज टीचिंग यू इन अ मैथमेटिकल वे। चीजें आसान करके बताई जाए। मेरा मकसद है आपके लिए आसान करना, आपका मकसद है एग्जामिनर के लिए आसान करना। देखें, एग्जामिनर आपकी बात समझेगा तो आपको नंबर देगा। मुश्किल वर्ड, फैंसी वर्ड्स, नथिंग। ये सिर्फ हकीकत से छुपने का एक रास्ता है। नेक्स्ट, ये हम सारी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसके 20 नंबर होते हैं। कंक्लूजन, आखिर पे आप कंक्लूजन लिखते हैं। ये भी समरी है आपके ऐसे की। अब देखिए, आपके ऐसे की 3 समरीज हैं। आउटलाइन में इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स, इंट्रोडक्शन में इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस, कंक्लूजन में भी इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। ऑलमोस्ट सेम होता है। डिफरेंस आता है एक दो जगहों पे, मैं आपको बताऊंगा। बच्चे हमारे क्या करते हैं, भाई ये भी टोटल 10% है, इंट्रो भी 10 है, इसके भी नंबर ऑफ सेंटेंस इतने होने चाहिए। हमारे बच्चे क्यों फेल होते हैं? सर जी, मैंने इंट्रोडक्शन जो है ना वो तो 18 सेंटेंस का लिखा था, टाइम था। सर कंक्लूजन जो है ना वो सिर्फ मैं 2 से 3 सेंटेंस का लिख के आया हूं, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? एब्सोल्युटली नॉट। स्ट्रक्चरल फेल्यूर। जितने का इंट्रोडक्शन लिखा है उतने का ही कंक्लूजन होना चाहिए। हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते, फेल हो जाते हैं। सो आई विल टीच यू इन अ मैथमेटिकल वे कि इसके भी 18 सेंटेंस एक एक करके कैसे पूरे करने हैं। यकीन करें, आप गिनती गिन रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। एंड दैट हैज बीन माई एक्सपीरियंस। सो ये सारा आपका कंक्लूजन है, यानी स्ट्रक्चर है जिसके 20 नंबर होते हैं। ये बच्चों को नहीं पता होता। बच्चों का सारा फोकस क्या होता है? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। नो, विद एवरेज नॉलेज you can easily pass essay, and that's my guarantee to you people. कंटेंट नॉलेज के सिर्फ 20 नंबर होते हैं। उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। कंटेंट या नॉलेज क्या होता है? द मटेरियल रिटन इन योर एसे। जो कुछ आप ऐसे के अंदर लिखते हैं, ठीक है, वो चीजें आपका नॉलेज है। लेकिन उसकी एक शर्त है, ये नॉलेज रेलिवेंट होना चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो उस पे आ रहा हूं मैं। क्या नाम है आपका कोर्सर? इसके बाद डेमो क्लास है ना, तो आई हैव टू गिव एन आई ओपनिंग पिक्चर टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे लोगों की मिथ्स हैं, लोग नहीं बताते। मतलब मैं खुद गया हूं, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैं हर एकेडमी, नेम एनी एकेडमी इन लाहौर, इन इस्लामाबाद, इन मुल्तान, एवरीवेयर आई हैव गॉन। सो आई नो कहाँ क्या हो रहा है। सो रेलिवेंट कंटेंट लिखें। देखें, जो पूछा गया है ना, 100% उस पर लिखें। पूछा आपसे प्रेजेंट गया है, आप कहानियां सुना रहे हैं पास्ट की, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सफे भरने से नंबर नहीं मिलते, लोगों को 4 4 नंबर में मिले हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक है, ऊपर वाली कंडीशंस आप ओके कर आए हैं, लेकिन आपने इधर उधर की कहानियां लिखी हैं, तो आपने बच्चों के नंबर 10 से 20 की रेंज में भी देखे होंगे। किसी के 19 हैं, किसी के 17 हैं, किसी के 13 हैं। इन्होंने, इनसे पूछा कुछ और गया होता है, ये लिख कुछ और आए होते हैं। ये अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वुमेन यूनिवर्सिटीज। बात हो रही है वुमेन यूनिवर्सिटीज की, बच्चे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे लिख के आ रहे हैं। सो इसके 20 नंबर आपको इस क्राइटेरिया पे मिलते हैं, सिर्फ 20 है नॉलेज के। ग्रामर इज आल्सो एन इक्वल पार्ट ऑफ एसे। मैं बार बार कहता हूं, खुदारा सिंपल लिखें, सादा लिखें, शॉर्ट सेंटेंस लिखें, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखें। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर भी ठीक है, कंटेंट भी ठीक है। या भी इस दफा भी आपने रिजल्ट में देखा होगा, हमारे कुछ बच्चे हैं बिल्कुल, उनके 35 भी हैं, 37 भी हैं। ये कौन से बच्चे हैं? उनका स्ट्रक्चर भी ठीक है, उनका कंटेंट भी ठीक है, वो एंड पे ग्रामर की फिनिश नहीं कर सके। ट्राइंग टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, उन्होंने अपने लिए वीकनेस क्रिएट की है। सेंटेंस करेक्ट कंस्ट्रक्शन जो है उनकी पुअर है। 5 5 का आप सेंटेंस बनाएंगे, लाइनों का, बीच में कभी आप सेमी कॉलन, कभी क्या, कभी ये, तो ऑब्वियसली यू विल मेक मिस्टेक्स। सिंपल लिखे, मौका ही ना दें आप एग्जामिनर को। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचना है। टेंसेस का रॉन्ग यूज करते हैं, पंक्चुएशन मिस्टेक्स करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, मुश्किल इंग्लिश के चक्कर में, किसी ऐसी उसमें नहीं पढ़ना, मिथ में।
माई सिंपल फार्मूला इज करेक्ट इंग्लिश। इफ यू कैन डू इट दिस, कंटेंट कहाँ से कलेक्ट करना है, कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा आपको। और इंशाल्लाह ताला शायद इसमें से हमारे कोई स्टूडेंट पुराना बैठा हो, तो आपको अंदाजा होगा कि इस तरह का आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वाई? मतलब मैं कोई ऊपर से नहीं आया हूँ, अल्लाह माफ करे। द थिंग इज, वेयर यू आर एट द मोमेंट, आई वॉज 4 to 5 years बिफोर एट दिस मोमेंट। और इन 4-5 सालों में जो नॉलेज पढ़ पढ़ के रिफाइन करके जहां मैं पहुंचा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं वो छुपा के रख लूं और आपको डिलीवर ना करूं। माई सोल पर्पज इज कि आई शुड डिलीवर ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव टू यू पीपल। आप लोग उससे आगे जाएं। हम टॉपिक्स क्लास में पढ़ेंगे, मैं नोट्स नहीं प्रोवाइड करूंगा। आई एम क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर अकेडमीज। हाँ, क्लास के अंदर एक एक पिलर जो है वो डिस्कस होगा। मिसाल के तौर पे ग्लोबलाइजेशन है, हम ग्लोबलाइजेशन को पिलर्स की फॉर्म में डिवाइड करेंगे। कोई रट्टे वाली बातें नहीं होगी। पीपल, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ठीक है, ट्रेड, इन सारी चीजों पे, मनी। फिर हम इन पे आर्ग्यूमेंट्स बनाएंगे। फिर हम इन पे ग्लोबलाइजेशन अप्लाई करेंगे। बिल्कुल मैथमेटिक्स के तरीके से समझाऊंगा। एंड इंशाल्लाह ताला आफ्टर दैट यू विल नॉट बी रिक्वायरिंग एनी सोर्स टू स्टडी ऑन दीज टॉपिक्स। 20 नंबर इसके हो गए। 20 नंबर जी आपके एक्सप्रेशन के होते हैं। द वे ऑफ राइटिंग, सिंपल इंग्लिश लिखें, करेक्ट लिखें, दैट्स बेस्ट। ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के चक्करों में पड़ेंगे, ग्रामर की मिस्टेक्स करेंगे, पंक्चुएशंस कभी कभी देखे ना। हाँ, एक सफे लोग पे पैसा एक पाते आध कोई हैं। अच्छी वोकैब यूज कर ली, अगले सफे के ऊपर, अगले सफे के ऊपर जो है वो आप कोई एक आध क्या यूज कर लिया, पंक्चुएशन यूज कर ली। ठीक ठीक है, सो इट्स योर प्रेजेंटेशन, इसके भी 20 नंबर है। ज्यादा मुश्किल के चक्करों में पड़ के ना। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं कर रही। 20 नंबर का जी आपका आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट क्या होता है वो मैंने आपको बताया है कि आप अपने एग्जामिनर को कन्विंस कैसे करते हैं अपनी बात से। बिकॉज इंग्लिश एसे इज योर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज योर ओपिनियन अबाउट एनी गिवन टॉपिक। ठीक है, तो उसमें मैं आपको एग्जाम्पलें दिलवाऊंगा, डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। डरना नहीं है, जस्ट कीप योर माइंड ओपन। देखें सोसाइटी में क्या हो रहा है। मैंने आज तक जितने भी ऐसे लिखे हैं, कभी किसी की कोई एग्जाम्पल किसी किताब से नहीं लिखी। हाँ, आप लिख सकते हैं, मैं आपको जब कराऊंगा ना पैराग्राफ, तो उसमें जस्टिफिकेशन कैसे देनी है, ये चीजें कैसे करनी है, आई विल टीच यू। कोटेशन दे सकते हैं, ये सारी चीजें। बट मैं डेली लाइफ एग्जांपल्स को प्रेफर करता हूँ। आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जिन बेचारों के नंबर 39 आते हैं, ग्रामर हर ला ओके होती है, लेकिन एग्जामिनर जो है ना थोड़ा सा मुत्तफिक नहीं हो रहा होता, कन्विंस नहीं हो रहा होता। सो उन बच्चों के नंबर इस वजह से कम आते हैं। सो आई विल टीच यू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, इस तरह ऐसे के नंबर बनते हैं। इस तरह नहीं है कि आपने मुश्किल इंग्लिश लिखी है तो शायद आप टॉप कर जाएंगे। नो। क्लियर है जी यहां तक? एक और कंसेप्ट है, ये भी आपकी कंफ्यूजन में दूर करता हूं। हमारे सीएसपीज ने ना, जिन्होंने इधर पढ़ाने वाला सिलसिला शुरू किया हुआ है, स्ट्रक्चर सही नहीं होता। ये मैं पीछे बता आया हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है ना उनका सही नहीं होता। उसकी मैंने आपको सारी डिस्ट्रीब्यूशन बता दी है। 0 से 10 के रेंज में नंबर कब आते हैं? जब स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता। एसए की कितनी टाइप्स हैं? हमारे सीएसपीज का एक अलमिया ये है कि everyone who comes to teach, who comes on the social media, he or she tries to pretend कि वो ऊपर के सियारे से आए हैं, कोई मखलूक ही डिफरेंट है। ऐसी ऐसी फैंसी वर्डिंग, 50-50 किस्म के ऐसे निकाले हुए हैं। हर बंदा आता है वो एक नया वर्ड लेकर आता है, जी ये ऐसे की टाइप है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसे की सिर्फ बेसिक 3 टाइप्स हैं, इससे बढ़ के ऐसे की कोई टाइप नहीं है। दुनिया जहान की जो टाइप्स हैं वो इन्होंने इनके सिनोनिम्स निकाले हुए हैं। कोई नैरेटिव आपको समझा रहा होगा ऐसे, या कोई एक्सपोजिटरी कह रहा होगा, कोई पता नहीं क्या कह रहा होगा। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ऐसे, बस। ये भी नहीं है, ये एक और सिनेरियो है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है मैं नीचे बता देता हूँ। एक आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, वो क्या होता है मैं नीचे बता देता हूँ। लिटरेरी क्या होता है वो भी बता देता हूँ। बच्चे फेल क्यों होते हैं?
डिस्क्रिप्टिव के लिखने का और तरीका है, आर्ग्यूमेंटेटिव के लिखने का और तरीका है, लिटरेरी के लिखने का और तरीका है। हमारे बच्चे क्या करते हैं, तीनों टाइप ऑफ एसेस के लिए एक ही रूल अपना लेते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, एंड दे फेल। इनके तीनों का जो स्टाइल है, जो स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट है। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। यू विल सी, यू विल कवर दीज थिंग्स इन 1 मंथ, एंड दैट विद 2 डेली राइटिंग प्रैक्टिस। वो तो उधर से तो आपकी जान जो है वो यहाँ से नहीं छूटेगी, जो भी हमें ज्वाइन करेंगे। बेसिकली वो आपका ही फायदा है। वाई आई एम टेकिंग दैट एक्स्ट्रा पेन, मेरा टाइम लगता है ना, ऑब्वियसली आपके पेपर आते हैं, मुझे चेक करना पड़ता है घंटा 2 घंटा, बट उसका फायदा यह है कि आपके लिए फायदा हो जाता है। सो ऐसे की सिर्फ 3 टाइप्स है। इसके अलावा जो आपको जो कहानियां सुनाता है, वो सिर्फ ये है कि वो एक नाम बनाने के लिए, अपने आप को कुछ दिखाने के लिए, अदरवाइज नथिंग। ओपन एंडेड ऐसे क्या होता है, ऐसा ऐसे जो एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्टिव भी हो और एट द सेम टाइम आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो, इसमें लिखने वाले की चॉइस होती है। जी जी, मैं आखिर पे सवालों के जवाब लूंगा, डोंट वरी। बस ये खत्म होने वाला है। थोड़ा सा आपको मैं ये भी समझा दूं कि हमारा स्टाइल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे स्टार्ट करेंगे। मेरा मकसद ये नहीं होगा कि मैं आऊं आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे का स्ट्रक्चर शुरू करा दूं, नो। आई विल टीच यू थिंग्स लाइक आई एम सिटिंग इन द एग्जामिनेशन। मैं एक एग्जामिनेशन में बैठा हूं, मैं उस अंदाज से चीजें पढ़ाता हूं। भाई सबसे पहले बच्चों को ये तो बताओ कि क्वेश्चन पेपर के अंदर डिस्क्रिप्टिव ऐसे की पहचान क्या है, उसको पहचानना कैसे है। ये नहीं है कि आप आगे फौरन शुरू हो जाए कि जी दिस इज डिस्क्रिप्टिव, दिस अल्लाह हाफिज, नो। यहाँ पे चीजें डिफरेंट होंगी हमारे पास। डिस्क्रिप्टिव की पहचान ये है कि क्वेश्चन या तो किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया होगा, कोई एक लाइन लिखी होगी, पाकिस्तान एंड द कश्मीर कॉज। ये उसी तरह है जो बचपन में आप लिखते थे, राइट अ नोट ऑन फोटोसिंथेसिस, राइट अ नोट ऑन पाकिस्तान एंड द कश्मीर कॉज। सो स्टेटमेंट दी होगी, या कोई इशू बेस ऐसे होगा, इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, ठीक है, पॉवर्टी, इलिटरेसी। तो जो भी आपको इशू बेस ऐसे नजर आए, वो डिस्क्रिप्टिव है। जो भी कोई स्टेटमेंट नजर आए, वो आपकी डिस्क्रिप्टिव है। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे को करना कैसे है, यू हैव टू सिंपली डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द टॉपिक, नथिंग मोर देन दैट। डिस्क्राइब का लफ्ज, डिस्क्रिप्टिव का लफ्ज बेसिकली डिस्क्राइब से निकला है, कि जो स्टेटमेंट दी गई है उसी को आपने डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, दैट्स इट, नथिंग मोर यू हैव टू डू। हमारे बच्चे क्या करते हैं जी, डिस्क्रिप्टिव में भी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को लगे होते हैं। भाई वाह, जी उस मैडम ने कहा था, जी उस सर ने कहा था। ये आ रहा हूं मैं इसके ऊपर, कुरतुल ऐन हाशमी। ये अगला आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, ठीक है। इसकी मिसाल ये है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्टेटमेंट है। यानी प्रोज का मतलब होता है फायदे, कॉन्स का मतलब होता है नुकसान। 2023-21 का ऐसे है, मेरा ये क्लियर था कि फायदे और नुकसानात बताएं ग्लोबलाइजेशन के। सिंपली आपने इसके फायदे और नुकसानात लिखने हैं, कोई इधर उधर की कहानियां नहीं लिखनी, ठीक है। सवाल आता है जी, टूरिज्म इन पाकिस्तान, और इस तरह का कॉलन आ जाता है, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको जब हमारा पहला लेक्चर होगा। तो इससे मुराद ये है कि जो चीज बाद में है वो पहले वाली को एक्सप्लेन कर रही है, यानी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान। तो ये हम इस तरह करेंगे। सो डिस्क्रिप्टिव ऐसे की पहचान क्या है जी, स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया होता है सवाल, या कोई इशू बेस, और आपने उसको सिंपली एक्सप्लेन करना होता है। इसमें सबसे ज्यादा पासिंग रेशो है, ट्रिक बता रहा हूं आपको। स्मार्ट स्टडी करते होते हैं सीएसएस के लिए, 40 to 50% बच्चा पास हो सकता है अगर उसने ऊपर वाली सारी बातें फॉलो की हैं। इसमें नंबरों की जो रेंज आती है वो 40 से 50 के दरमियान आती है। मेरे एक में 42 थे, एक दफा 45 थे।
एवरेज नॉलेज के साथ आप ये ऐसे आराम से पास कर सकते हैं। एवरेज नॉलेज, जरूरी नहीं है कि आपके पास पढ़ के गए हो। मैंने 2021 में ग्लोबलाइजेशन वाला ऐसे अटेम्प्ट किया था। मुझे सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की बेसिक्स पता थी, जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा जिस तरीके से मुझे पता है उसी तरह पढ़ाऊंगा। उधर ही बैठ के मैंने उसके फायदे बनाए, उधर ही बैठ के मैंने नुकसानात बनाए। हम उस दिन बनाएंगे भी सही जिस दिन ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। सो यू विल सी द डिफरेंस। माई सजेशन टू यू पीपल इज कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। जिनको लगता है कि उनके पास नॉलेज की कमी है, तो वो कम नॉलेज के साथ भी इसे पास कर सकते हैं। ऐसे की अगली टाइप है जी, आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप। मैं आपको ये नहीं कि उसके स्ट्रक्चर पे चला जाऊं, पहली बात वही है, उसकी पहचान क्या है। ये हम बाद में भी करेंगे, जब हम सारा इसको सेशन में देखेंगे ना, एक एक चीज इसको फर्दर डिटेल से करेंगे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की पहचान ये है कि उसके दरमियान में और आता है या आखिर पे सवालिया निशान आता है। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की पहचान ये है कि उसके आखिर पे Excuse me, sir. The सवालिया topic निशान आता है is very confused. या दरमियान में और आता है। बच्चों को नहीं पता होता। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती। इसमें आपने कोई ना कोई साइड लेनी होती है। या आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। मिसाल के तौर पे, ग्लोबलाइजेशन इज गुड और बैड, या तो ग्लोबलाइजेशन अच्छी है या बुरी है, और आगे है, तो ये आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है। आपकी मर्जी है, आप ग्लोबलाइजेशन इज गुड पे ऐसे लिख दें, आपकी मर्जी है ग्लोबलाइजेशन इज बैड पे लिख दें। लेकिन लिखना आपने खुद है, कोई रट्टा लगा के नहीं लिखना। उसमें आपकी पोजीशन मैटर करती है। इज जेंडर इक्वालिटी अ मिथ, आखिर पे सवालिया निशान है। ये भी आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है। आपने यस का साथ देना है या नो का देना है। जो भी पोजीशन आप लेंगे आपने उसके ऊपर लिख देना है। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखने का तरीका मुख्तलिफ है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखने का तरीका और है। बच्चे दोनों को एक तरीके से लिखाते हैं और कहते हैं सर हम फेल हो गए हैं। तो भाई दोनों का स्ट्रक्चर ही मुख्तलिफ है। इसमें बच्चे कम पास होते हैं, नंबर ज्यादा आते हैं अलबत्ता, क्योंकि इसमें नॉलेज ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन मार्क माई वर्ड्स, मेरे स्टूडेंट्स को मसला नहीं आएगा, क्योंकि हमने, बाकी किसी एकेडमी में ये वाला काम नहीं होता इतना। हम जस्टिफिकेशन पे 100% फोकस रखेंगे। हर चीज को दलील के साथ लिखेंगे। ऑटोमेटिकली हमारी जो चीजें हैं वो सारा कुछ हो जाएगा। ये ऑपोजिट व्यू जी कहीं नहीं आता। ये जब हमारा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। बच्चे यही तो मिस्टेक करते हैं, डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी ये बातें लिखी होती हैं, वो कभी पास नहीं हो सकते। मार्क माई वर्ड्स, डिस्क्रिप्टिव ऐसे इज ओनली अबाउट एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट। सेम ये भी सिर्फ मैं आपको टच दे रहा हूं चीजों का। जब हमारा सेशन शुरू होगा, ठीक है, सेशन से मुराद ये है कि आज हमारी डेमो क्लास है। मंडे से हमारी फर्स्ट रेगुलर क्लास है, जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव एसे से जो है वो अपना रेगुलर सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। शाम 7 बजे मंडे को जो है वो पहली रेगुलर क्लास होगी। आप में से जो लोग रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है, उनका जो है वो हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे। हर दफ़ा ही ऐसे बनाते होते हैं, कल परसों तक जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप में से कुछ बच्चों ने मेरा ख्याल में रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा भी लिए हैं, और जिन्होंने नहीं करवाई तो ऑब्वियसली आप लोग फी पे करके स्क्रीनशॉट भेज के जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। और उसके बाद ये है कि मंडे से जब हम रेगुलर चीज़ें शुरू करेंगे तो ये सारा कुछ हमने डिटेल में करना है। क्योंकि आज तो हमारी डेमो क्लास है ना, तो उसमें मैंने चीज़ों का जो है वो हल्का हल्का जो है वो टच देना है। देन इज लिटरेरी एसे, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ एसे। पता होना चाहिए। इसकी भी पहली बात यह है कि हम पहले चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? कोटेशन में दिया होता है सवाल, किसी की कही हुई बात, या कोई प्रोवर्बियल या इडियामेटिक सेंटेंस दिया होता है। लाइक, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमोनेड, कि जब जिंदगी आपको लेमन्स दे तो आप उससे शिकंजी बना लें, ऐसा तो नहीं होगा। आपने उसका मतलब निकालना है, उसको इंटरप्रेट करना है। लिटरेरी ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक से मुराद क्या निकालते हैं आप, ये मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। हमारा लिटरेरी ऐसे का तरीका बाकी सबसे मुख्तलिफ है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ वेरी इफेक्टिव। इसमें आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, ठीक है।
और आप लोग जो है उसको लिखते हैं, बट ये है कि इट इज़ मोर इफेक्टिव फॉर यू पीपल। नंबर भी इसमें ज़्यादा आते हैं, पासिंग मार्क्स भी इसमें ज़्यादा होते हैं, रेशो भी फाइन है। तो हम इसके ऊपर भी पूरा से जो है उसको करेंगे। इसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, डिस्क्रिप्टिव और तरीके से लिखा जाता है, आर्ग्यूमेंटेटिव, लिटरेरी, ये सारे आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, कर सकते हैं। एक होता है ओपन एंडेड। जी आई विल आंसर ऑल योर क्यूरीज शॉर्टली इन जस्ट 1 और 2 मिनट्स। ओपन एंडेड ऐसे ये कोई टाइप नहीं है, और ना मैं ये कोई नई बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा ऐसे होता है जो एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्टिव भी होता है और एट द सेम टाइम जो है वो आर्ग्यूमेंटेटिव भी होता है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको एज ए डिस्क्रिप्टिव अटेम्प्ट करते हैं या आर्ग्यूमेंटेटिव अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पास कभी कभी जो चीज दी होती है उसका मतलब उसके आर्ग्यूमेंट्स ना हो, उसकी ऑपोजिट साइड के आर्ग्यूमेंट्स हो। सो यू कैन प्ले दिस ट्रिक। तो जब हम क्लास हमारी स्टार्ट होगी तो उसमें मैं ये ट्रिक आपको बताऊंगा, ताकि हमारा मेन मकसद है जी ऐसे क्लियर करना। ठीक है। बाकी ये लोग जो कहेंगे जी हम ऐसे में आपको 80 नंबर लेके देंगे, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो आपसे झूठ बोलते हैं। इंग्लिश ऐसे का पेपर ऐसा पेपर है कि जिसमें हमें 40 का हिंसा क्रॉस करना है बस। उसके बाद हम नंबर जो है वो बाकी कहीं और से भी ले लेंगे। पैराग्राफ, यूजुअल बॉडी पैराग्राफ होता है, 6 से 8 सेंटेंसेस का एक एक सेंटेंस आपको लिखना सिखाया जाएगा। अनयूजुअल कौन से होते हैं, ये आपके इंट्रोडक्शन कंक्लूजन 10 से 18 एक एक सेंटेंस लिखना सिखाया जाएगा, एंड दैट टू इन मैथमेटिकल वे। स्टार्ट कैसे करना होता है ऐसे। मैं तो भाई इसको देसी बंदा हूँ, सिंपल बंदा हूँ, तो मैं तो इसको रफ वर्क कहता हूँ। आप इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कह लें, वट एवर यू से, बिकॉज देयर आर मैनी पीपल जो यूट्यूब के ऊपर बड़े फैंसी जो है वो चीज़ें वो कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है। बट ये है कि हम इसको एक, मैं इसको रफ वर्क कह के जो आपने उधर अपना काम करना होता है वो। डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा जी आपका आज। आज से मुराद ये है कि मंडे से जो हमारी रेगुलर क्लास होगी उसमें तो ये होगा कि आपने जो पढ़ना है उस पे आपने मुझे लिख के दिखाना है। सो फॉर दोज ऑफ यू जो आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, आपने इन टॉपिक्स में से किसी पर भी मुझे एक पैराग्राफ लिख कर देना है, कोई 5-6 लाइनों का। उसका मकसद क्या होगा, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। आई विल अंडरस्टैंड के व्हाट इज योर लेवल एट द मोमेंट, आपकी ग्रामर कैसी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ताकि मैं आपको उसी तरीके से मंडे से लेकर चलूं। जो लोग हमारे साथ रजिस्टर हो रहे होंगे, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आपको इसी नंबर से जो है वो रजिस्ट्रेशन लिंक आया होगा, क्या नाम है, जूम लिंक आया होगा आज की क्लास का। तो इसी के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया होगा। इसी नंबर के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन भी करानी है, और क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन करा के स्क्रीनशॉट भेजना है। और असाइनमेंट भी आपने जो आज की है इनमें से किसी भी टॉपिक पे लिख के वो इधर आपने भेज देनी है। बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, तस्वीरें नहीं भेजनी, पीडीएफ करके स्कैन करके, ताकि फिर ये मेरे लिए इस तरह चेक करना आसान होता है ईच एंड एवरी वर्ड। इसके ऊपर आपने भेजनी है। आज भी आपको छुट्टी नहीं है। ठीक है, जो आप में से हमारे साथ सेशन ज्वाइन करने जा रहे हैं, किसी भी टॉपिक में से या कुछ भी 5 से 7 लाइंस आपने मुझे लिख कर देनी है। मैं उसमें सिर्फ आपकी इंग्लिश को थोड़ा सा जज करना चाहूंगा, और इसमें आपने परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जो टूटी फूटी इंग्लिश है, ओरिजिनल इंग्लिश लिखें। मुश्किल इंग्लिश मैं इनकरेज नहीं करता, मैं डिस्करेज करता हूँ। हाँ, मैं करेक्ट इंग्लिश को ज़रूर इनकरेज करता हूँ कि अगर वो सही है। हमारे सेशंस की जी ये फर्दर डिटेल्स हैं, ये अभी तक इन्होंने चेंज नहीं किया। ये हमारा सेशन जी आज क्या तारीख है, 5 है ना। तो 8 से 8 सितंबर यानी मंडे से शाम 7 बजे फर्स्ट रेगुलर क्लास होगी। ठीक है। और उसमें हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप में से जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे उनको हम व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर देंगे, जो कि ऑलरेडी बन चुका है। और मंडे से जो है वो हम रेगुलर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करेंगे। ये हमारे सेशन की जी कुछ फीचर्स हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन 2 फुल लेंथ मॉक एग्जाम्स, एक क्वेश्चन पेपर आपको शेयर किया जाएगा जिसमें 10 ऐसे होंगे। आपने एक ऐसे अटेम्प्ट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ सी एस एस पी एम एस पैटर्न। 3 फुल लेंथ एसेज आप चेक करा सकते हैं टिल योर पेपर्स, और ये सारा कुछ मैं खुद चेक कर रहा होता हूँ। और ये एडिशनल है जो आपके डेली टेस्ट होंगे। डेली प्रैक्टिस तो होगी होगी, साथ ये भी चल रहा होगा। डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है आप लोगों के लिए,
उसमें मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा है। इट्स बिटवीन यू एंड मी। मैं ही आपकी गलतियां निकाल रहा हूं ना, तो जब वो गलतियां निकलेंगी तो आइंदा आप उसको कम करेंगे तो आपका ही फायदा है। स्पेशल फोकस हम टॉपिक्स कवर कराने पे करेंगे। एक एक टॉपिक जिस तरीके से मैं आपको कवर कराऊंगा, यू विल सी द डिफरेंस, कि वो सिर्फ ना आपको इधर फायदा होगा, बल्कि पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इन सब्जेक्ट्स में भी आपको फायदा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एसे पे हम फोकस करेंगे। एक एक सेंटेंस में आपको लिखना सिखाऊंगा, बिलीव मी। एक एक सेंटेंस, उस एक एक सेंटेंस को कैसे बनाना है वो भी हम लिखना सीखेंगे, प्योर मैथमेटिकल वे में। ये सारी चीजें वही हैं। क्वेश्चन आंसर पे आ रहे हैं हम बस। 7:30 से लेकर 8:30 तक क्लास होती है। उसके बाद आप टेस्ट लिखते हैं बैठ के, बेशक उसी टाइम लिख लें, बेशक अगले दिन लिख लें, बस अगली दोपहर तक आप मुझे टेस्ट सबमिट कराते होते हैं। फिर जो अगली क्लास होती है, फॉर एग्जांपल आज मंडे है, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई है, आप उसका टेस्ट लिखेंगे, कल मुझे भेजेंगे, तो कल की क्लास से पहले वो मैं आपको चेक करके भेज दूंगा। और इस तरह जो है वो हम पढ़ते रहते हैं। इंग्लिश प्रेस ही है। हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, सिनोनिम्स कहाँ से आते हैं, एंटोनिम्स कहाँ से आते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स कहाँ से आते हैं, करेक्शंस करेंगे। प्रेसी के ऊपर पूरा एक लेक्चर है, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर पूरा एक लेक्चर है, ठीक है। उसके अलावा ट्रांसलेशन के ऊपर पूरा एक लेक्चर है, एंड दैट टू इन द स्मार्टेस्ट पॉसिबल वे। 7,000 फीस है जी इस सब की। आई नो इट्स वेरी स्मॉल, जितनी एफर्ट हम लोग करते हैं, मैं खुद करता हूँ, ऑब्वियसली हम लोगों से क्या मुराद है, खुद ही मैं करता हूँ। डेली राइटिंग प्रैक्टिस है, डेली इवेलुएशन है। सो फॉर दोज ऑफ यू वांट टू ज्वाइन, आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसीजर इन लोगों ने आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर से जो है वो बताया हुआ होगा, ठीक है। आपने वो मेथड फॉलो करना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है, ठीक है। ऑलरेडी जो है वो कुछ बच्चों ने कराई हुई हैं, कुछ जो है वो रहते हैं। हमारा जो सेशन होता है जी 20 से 25 स्टूडेंट्स का है। इससे ज़्यादा सेशन मैं ले नहीं सकता था, रीज़न इज़ कि फिर चेकिंग में ना मसला आता है। 20 से 25 स्टूडेंट्स को मैनेज करना आसान है, डेली राइटिंग प्रैक्टिस, उनको फीडबैक देना, उनको बताना कि आप में क्या गलतियां हैं, क्या मसाइल हैं। जब ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर इशू होता है। सो आई होप आपको फ़ायदा हुआ होगा जी आज की डेमो क्लास का। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस। आप में से जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है जी, जी सर आप मेरा लोग जो है क्वेश्चन वो है। राब्ता कर लीजिएगा, नंबर पे आपको गाइड कर दिया जाएगा एज फार एज सिद्रा यू आर कंसर्न्ड। किसी की कोई क्यूरी हो, आई एम अवेलेबल, यू कैन आस्क मी। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो भी, बेशक जो नहीं भी करना चाह रहे, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्यूरी। मैं जो कोशिश करूंगा दैट वुड बी ट्रूली सिंसियर एफर्ट्स दैट आई वुड बी डूइंग, सो दैट आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ गेन करके जाएं। यस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का मुझे अक्सर कहा जाता है, स्टे रेस्ट अश्योर्ड, अगर कोई 3 से 4 लेक्चर आपके जेन्युइन किसी वजह से मिस हो गए हैं, वी विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग्स। जेन्युइन किसी वजह से मिस हो गए हैं, हम आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर मुझे तो हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए, वी विल नॉट प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग। हर लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती, दैट्स वेरी क्लियर, ठीक है। क्योंकि जी आई एम क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मकसद ये नहीं है कि हमने बिजनेस करना है, आपको हम फंसा लें फिर आपको कहें कि रिकॉर्डिंग नहीं है, नो। 3 से 4 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग, कभी लाइट चली जाती है, कभी किसी का कोई मसला हो जाता है, वी विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डिंग फॉर 3 to 4 लेक्चर्स। लेकिन आप कहें कि जी सारे के सारे 25 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग दे दी जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, उसमें हम आपको अकेला नहीं छोड़ते। उसका हमने ये रखा हुआ है कि अगर किसी स्टूडेंट के ज़्यादा लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल 8-9 मिस हो जाते हैं, तो हम उसको अगला जो बैच आता है हमारा, फॉर एग्जांपल सितंबर के बाद अक्टूबर ने आना है, तो हम उसको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऐड कर देते हैं कि भाई आपके जो लेक्चर्स मिस हो गए हैं आप ले लें। वी विल बी क्वाइट अकोमोडेटिंग। मैं आप लोगों को टिल एग्जाम्स, व्हेन आई एम सेइंग कि आप हमारी जिम्मेदारी हैं, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टिल एग्जाम्स। सो उसका मकसद ये है कि आपका कोई लेक्चर मिस भी हो जाता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे साथ पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स, जो करंट बैच चल रहा होता है उसमें आके पिछले लेक्चर्स जो उनके मिस हो रहे होते हैं, सर मेरा ये लेक्चर मिस हो गया था, मुझे बता दीजिएगा लिंक, मैं लिंक भेज देता हूँ, उनका लेक्चर क्लियर हो जाता है। सो आई एम क्वाइट फ्लेक्सिबल। वी ओ यू पीपल, हम आपको ऑन करते हैं, ठीक है जी। एनी अदर थिंग?
थीसिस स्टेटमेंट लिखना लाजमी है। आपको तरीका सिखाऊंगा। ये जो आपके अंदर डर पैदा हुआ हुआ है ना थीसिस स्टेटमेंट का, इंशाल्लाह ताला जी जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे मंडे से जो है हमने स्टार्ट करना है, जिंदगी में आप थीसिस स्टेटमेंट से जो है वो नहीं डरेंगी। द रीज़न इज कि दुनिया ने सिर्फ पर्पस ऑफ बिजनेस की खातिर ना चीज़ें बच्चों के लिए मुश्किल कर दी हैं। दैट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। सो कोशिश यही है कि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान करके बयान की जाएं, तो यू विल सी द डिफरेंस। जी यही नंबर है जो आपके साथ मैंने शेयर किया है, 030863333121। लाइव क्लासेस होंगी। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। मैं बिलीव ही नहीं करता कि जो लोग आपको रिकॉर्डिंग्स दे देते हैं और कहते हैं जी आप जाएं और बस रिकॉर्डिंग से पढ़ लें, नो। लाइव क्लासेस ऑन जूम, जिस तरह मैं अभी आया हूं, हर दिन आऊंगा। ठीक है, मकसद ये है कि आप लोगों ने फीस पे की है, सो आई शुड बी सिंसियर टू यू पीपल। सीख कर जाएं आप लोग। और डेली चेकिंग होगी, डेली टेस्ट होगा। प्रेसी की भी आखिर पे जी क्लासेस होंगी आपकी। एक प्रेसी पे पूरा लेक्चर होगा, कॉम्प्रिहेंशन पे होगा, ट्रांसलेशन पे होगा, उसके अलावा करेक्शन है, प्रेपोजिशंस हैं, इनके आपको सोर्सेज ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बताई जाएगी। ऑल क्लियर जी? सो दैट इज ऑल जी फ्रॉम माय साइड। इफ यू पीपल हैव एनी कंफ्यूजन फील फ्री टू आस्क। अपनी रजिस्ट्रेशंस करवाइएगा, मंडे को जी हमारी क्लास है। ठीक है जी। पीरा एसडीओ के लिए भी जो है वो हमारे साथ बच्चे आते हैं ऐसे के लिए। मिनिस्टेरियल कोटा के स्टूडेंट्स भी आते हैं पीरा के एग्जाम्स के हवाले से, जिनके ऐसे का पेपर है वही पैटर्न है। सो इंशाल्लाह ताला यू विल सी द डिफरेंस कि आप दूसरों से बेहतर परफॉर्म करेंगे एज फार एज इंग्लिश ऐसे इज कंसर्न। हर बैच में आए होते हैं, बताया जाएगा आपको क्लास में, मासूमा डोंट वरी। नॉर्मली जी मेरे पास भी होता है ये नंबर। जब हमारा ग्रुप बन जाएगा, क्या नाम है क्लास का, उसमें मैं अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, आई विल आस्क देम, दे विल बी रिस्पॉन्सिव। सो इशू नहीं है, दे विल आंसर योर क्यूरीज। ऑल क्लियर जी? सो दैट इज ऑल जी फ्रॉम माई साइड। स्टे ब्लेस्ड। अपनी रजिस्ट्रेशंस करवाइए। सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह ताला एट 7 PM। आप में से जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। और दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। स्टे ब्लेस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक। किसी भी हवाले से कोई क्यूरी हो, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर योर आंसर क्यूरी। थैंक यू सो मच। खुश रहें, आबाद रहें एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे।